let's start our today's class. What we have seen yesterday. कल क्या कंप्लीट किया था हमने? Theories of growth and development. Yes, we have completed. Erikson ने जोई थी. मॉर्निंग मैम. हाँ, good morning. Yes. फिर Cognitive development theory. cognitive development theory given by John Piaget. yes, John Piaget. Okay, so we have completed 2 theories yesterday. Let's do a quick revision of our previous class. So we have started a new chapter, that is theories of growth and development. The priority concepts of these chapters are development and health promotion. So we have completed first theory given by Erik Erikson. The name of theory is psychosocial development theory. What does this theory is telling to you? Human life cycle. Yes, huh? So, during the birth to death, huh? total 8 side development stages also. Yes, the person has to go from all these stages for their psychosocial development. Psychosocial development करने के लिए बर्थ से लेके डेथ तक there are series of 8 stages. वो सारे stages में पसार होना पड़ेगा. फिर બધા સ્ટેજમાં સાયકોસોશિયલ ક્રાઇસિસ આવે. हाँ, એને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાના હોય ફિઝિકલ મેચ્યુરેશન એન્ડ સોશિयल डिमांड्स पर. yes, yes. वो अगर क्राइसिस कंप्लीट, वो क्राइसिस क्यों है, उसका गोल क्या है? सो वो पर्सन है, वो फिजिकल मैच्योरेशन उसका हो सके, सोसाइटल डिमांड्स फुलफिल हो सके, उसके लिए वो क्राइसिस है. सो हर पर्सन को हर क्राइसिस फुलफिल करना है, जो भी टास्क है वो फुलफिल करना है पूरी लाइफ साइकिल में. अगर कुछ ऐसा होता है कि वो टास्क फुलफिल नहीं हुआ एंड देयर इज अ फेलियर, तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज परमानेंट. नो. नो, इट कैन बी चेंज. इसमें वो स्टेज परमानेंट नहीं है. उसमें वो पर्सन आगे लेटर ऑन, अगर फॉर एग्जांपल इन्फेंसी में उसको मिसट्रस्ट हो गया है, सो आगे जाके जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होगा, सो देयर आर चांसेस कि वो चेंज हो सके. अदर एक्सपीरियंसेस, उसको अच्छे एक्सपीरियंस हुए अब, तो उससे वो मिसट्रस्ट चेंज हो सकता है. सो इट इज नॉट परमानेंट. अगर कुछ फुलफिल नहीं हुआ है और रह गया है, सो द चेंजेस आर नॉट परमानेंट. हाँ, बट अगर फ्यूचर में भी उसके साथ कंटिन्यू ही हो रहा है, सो द इट विल बी परमानेंट. बट इट इज नॉट लाइक कि हाँ, अगर ये टास्क फुलफिल नहीं हुआ है, सो जो भी एक्सपीरियंस है वो परमानेंट हो जाएगा. पेशेंट और जो चाइल्ड है वो लेटर ऑन लाइफ में भी नए एक्सपीरियंसेस से वो चेंज कर सकता है. एंड व्हाट इज द साइकोसोशियल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? कोई पर्सन का साइकोलॉजिकल ग्रोथ, और वो ग्रोथ किससे अफेक्ट होगा? बाय सोशल एंड कल्चरल. कल्चरल फैक्टर से उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ अफेक्ट होता है. अगर वो अच्छे से सोशल और कल्चरल फैक्टर सारे अच्छे होंगे, तो जो भी पर्सन है उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छी होगी. सो सोशल डेवलपमेंट इज अ साइकोलॉजिकल ग्रोथ which is affected by social and cultural factors. So we have seen the stages of psychosocial development. Tell me the stages and its crisis. First stage is Infancy. yes, age is Birth to age 18. birth to 18 months. Yes. So what is the crisis? Trust ट्रस्ट Trust versus mistrust. So in short, उसको अटैच होना है. क्राइसिस के अकॉर्डिंग ही टास्क होगा. अगर सक्सेसफुल हो गया, सो पर्सन क्या बिल्ड करेगा? ट्रस्ट. हाँ, जो भी ट्रस्ट, वो ट्रस्ट वर्दी बनेगा, दूसरे लोगों को पर ट्रस्ट कर पाएगा. अगर ये जो टास्क था उसका, जो क्राइसिस था, वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो पर्सन की पर्सनालिटी और क्या डेवलप होगा? फियर. Suspicion. मिसट्रस्ट. हाँ, मिसट्रस्ट ही होगा. वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, दूसरों पर शक करेगा, और ट्रस्ट करने में उसको डर लगेगा. ट्रस्ट फियर कॉन्फ्लिक्ट होगा. सो इन शॉर्ट ये क्राइसिस है.
क्राइसिस के अकॉर्डिंग टास्क है, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो पर्सन ट्रस्ट बिल्ड करेगा, अगर अनसक्सेसफुल होगा तो मिसट्रस्ट होगा। सो यू कैन सिंपली रिमेम्बर द स्टेज एंड द क्राइसिस। क्राइसिस याद रखोगे तो आपको पीछे का समझ आ ही जाएगा कि जो भी हमारा क्राइसिस के टास्क उसके रिलेटेड ही होगा। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो पर्सन की पर्सनालिटी होगी वो कैसे होगी, ट्रस्ट वर्दी होगी। सो देर आर डिफरेंट वर्ड सेंटेंसेस है, बट उसका मीनिंग क्या है कि पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, दूसरों पर अच्छे से ट्रस्ट कर सकता है, वो ट्रस्ट दूसरों पर करेगा। मिस ट्रस्ट होगा तो पर्सन दूसरों पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंड स्टेज इज early early child, childhood, अर्ली चाइल्डहुड। व्हाट इज द एज? 18 months to 3 years. 18 months to 3 years। साइकोसोशल क्राइसिस क्या है? Autonomy versus shame and doubt. हाँ, सो टास्क भी ऐसा ही होगा। ऑटोनॉमी है मतलब उसको Independent. इंडिपेंडेंट हाँ बनाना है। तो अगर टास्क फुलफिल हो जाएगा तो चाइल्ड कैसा होगा? Independent. independent, इंडिपेंडेंट होगा, यस। ऑटोनॉमी वो गेन कर लेगा। अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं हुआ तो Doubt करता है बताने पर. हाँ, सेल्फ शेम सेल्फ डाउट होगा उसको। फिर थर्ड स्टेज है Late childhood. लेट चाइल्डहुड। व्हाट इज द एज ग्रुप? 3 to 6 years. 3 6 years। व्हाट इज द साइकोसोशल क्राइसिस? Initiative versus guilt. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर सक्सेसफुल हो गया टास्क उसका तो क्या होगा चाइल्ड? सारी चीजों में वो इनिशिएटिव लेगा, वो एक्टिविटीज करने के लिए इनिशिएटिव लेगा। एंड अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ तो aggression or fear, aggression, conflict, fear, conflict. हाँ, उसको गिल्ट होता रहेगा, गुस्सा आएगा, डर लगेगा कि मैं करूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी करना है आपको, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एंक्लेक्स की बात हो रही है। सो आप क्या सोचोगे कि हाँ मुझे करना है, आई कैन डू दैट, जो भी होगा देखा जाएगा। सो दैट इज इनिशिएटिव पर्सनालिटी। गिल्ट पर्सनालिटी क्या होगी कि मैं करूँ तो पर अगर नहीं हुआ तो मुझसे नहीं करना है मुझे। फिर करने के नहीं करने के बाद ऐसा सोचोगे कि यार मैंने क्या किया, मुझे कर लेना चाहिए था, या फिर मुझे नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज गिल्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। सो वो पर्सन का अगर ये लेट चाइल्डहुड में ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। देन नेक्स्ट स्टेज इज School school age. age, College, व्हाट इज द एज ग्रुप? 6 6 to to 12 12. years. इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। टास्क अगर कंप्लीट होगा तो पर्सन कैसा होगा? Learning skill developed करता है. हाँ, Competence. competence, यस, उसकी इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सनालिटी होगी, सब कुछ वो डेवलप करने का ट्राई करेगा। एंड अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ तो टास्क Difficulty. Inferiority થશે. Difficulty learning and working. हाँ उसको वो लर्न नहीं कर पाएगा एंड सबसे वो खुद को नीचा फील करेगा, इंफीरियर फील करेगा। देन नेक्स्ट स्टेज इज Adolescent. एडोलेसेंस स्टेज। व्हाट इज द एज ग्रुप? 12 to 20 years. 12 to 20 years। व्हाट इज द साइकोसोशल क्राइसिस? Identity. Identify versus role रोल confusion. कंफ्यूजन। अगर उसका टास्क फुलफिल हो गया तो पर्सन कैसा होगा? એની આઈડેન્ટિટી સેન્સ કરી શકશે. हाँ, उसको पता है कि वो मतलब उसकी पहचान क्या है, उसको उसकी वो बात से वो अवेयर है कि उसकी पहचान क्या है। एंड अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो confusion, કન્ફ્યુઝ होगा. कंफ्यूज रोल, उसको रोल कंफ्यूजन, उसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है, वो क्यों है, वाई ही इज देयर, और ऐसे सब। उसको फ्यूचर के रिलेटेड भी कंफ्यूजन होंगे, तो ऐसा सब होगा। नेक्स्ट स्टेज इज Early 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 adulthood. adulthood, अर्ली adulthood. एडल्टहुड। यस, व्हाट इज द एज ग्रुप? 20 to 35 years. 20 to 35 years। What is the psychosocial crisis? Intimacy versus isolation. अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ तो
Emotional Isolation. isolation. वो आइसोलेट कर देगा, Isolation. दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन वो नहीं बना पाएगा, वेदर लव्ड वंस है या फिर फ्रेंड्स है, वो अच्छे रिलेशन बना ही नहीं पाएगा, वो खुद को आइसोलेटेड ही रखेगा। एंड अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो Ability to love deeply. यस, वो लव्ड वंस को भी अच्छे से लव कर पाएगा, मतलब अच्छी रिलेशन बना पाएगा, इंटीमेसी वो क्रिएट कर पाएगा लव्ड वंस के साथ और फ्रेंड्स के साथ। देन नेक्स्ट स्टेज इज Middle adult. middle adulthood. What is the age group? 35 to 65 years. 35 to 65 years. What is the psychosocial crisis? Generativity versus stagnation. Generativity versus stagnation. तो अगर सक्सेसफुल हो गया तो पर्सन कैसा होगा? Ability to give and care. हाँ, वो जेनरस होगा, वो दूसरों को केयर कर पाएगा, दूसरों के बारे में सोच पाएगा, दूसरों के लिए अच्छा कर पाएगा, तो पर्सन के अंदर जेनरेटिविटी डेवलप होगी। अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो Inability to grow as a Absorption. person. हाँ, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, स्टेगनेंट रह जाएगा, वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकता और वो एज अ पर्सन भी ग्रो नहीं करेगा, एक जगह पर है वहां पर ही रहेगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेज इज Later adulthood. लेटर एडल्टहुड। व्हाट इज द एज ग्रुप? 65 years to death. Yes, 65 years till death. What is the psychosocial crisis? Integrity versus despair. Yes, integrity versus despair. So अगर टास्क सक्सेसफुल हो गया सो पर्सन को क्या होगा, क्या फील होगा? Satisfy. सेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ से, उसको इंटीग्रेटेड फील होगा। एंड अगर पर्सन अनसक्सेसफुल हो गया तो Unsatisfied. हाँ, उसको डिस्पेयर रहेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा खुद की लाइफ से, वो पीछे जाकर देखेगा तो उसे लगेगा कि उसकी लाइफ वाज अ वेस्ट, उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, सॉरी। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिक एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट थियरी। इंटरवेंशन हमने देखे थे कि इन्फेंसी पीरियड में अगर चाइल्ड एडमिट होता है तो कैसे आप ट्रीट करोगे, हमें मेनली क्या करना था उसमें, Trust builder. तो कैसे आप ट्रीट करोगे? Frequently touch हाँ, करवाना. फ्रीक्वेंटली उसको टच करोगे। Comfort feel करावाना. हाँ, उसको फ्रीक्वेंटली इन शॉर्ट अटेंड करना है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, अगर वो रो रहा है, जो पर्सन उसको फ्रीक्वेंटली तुरंत ही उसको अटेंड करता है तो वो बच्चे का बॉन्ड उस पर्सन से साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उस बच्चे को सेटिस्फेक्शन होता है कि जब भी मैं क्राई करता हूँ तो ये पर्सन आके मुझे पहले ले लेता है। सो वी हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट। सो इन्फेंसी में आप ऐसे ही केयर करोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये सेम और सेम वर्ड्स आपको एग्जाम में पूछेंगे कि द इन्फेंट ऑफ एज, ऐसी एज दी गई होगी, हैज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थियरी which how you will intervene, which interventions should be taken by nurse, तो ऑप्शन होंगे। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि यही सेम ऑप्शंस होंगे, बट उसका मीनिंग समझना है। कोई भी ऑप्शन ऐसा समझ आता है कि ऐसा मतलब होता है उसका कि यू आर एस्टेब्लिशिंग अ ट्रस्ट, आप बच्चे के लिए ध्यान दे रहे हो, आप बच्चे की केयर कर रहे हो, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट वुड बी द आंसर। सो डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस, आपको सेंटेंस मग अप नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एट द एंड आप क्या एक्टिविटीज करोगे कि इन्फेंट को आपके तरफ ट्रस्ट बिल्ड हो। सो जब भी वो रोए आप वो अटेंड करोगे, उसको पेन हुआ है तो उसको आप काम डाउन करोगे, उसके लिए आप अवेलेबल रहोगे, फ्रीक्वेंटली उसको टच करोगे, ऐसे खिलाओगे और उसको अच्छे से उसके साथ खेलोगे। सो वो आपके साथ आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर देगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इंटरवेंशंस। अर्ली चाइल्डहुड में क्या करोगे आप, पेशेंट अगर एडमिटेड है तो उसको Independent बना. हाँ, सो कैसे बनाओगे आप इंडिपेंडेंट? नाउ यू नो कि मुझे Choice. इंडिपेंडेंट बनाना है, सो बहुत सारे वेज है उसको इंडिपेंडेंट बनाने के। Choices માટે એ લોકોને allow કરી શકીએ. यस, वी कैन अलाउ देम। हाँ, बट वी हैव टू बी सेफ। अगर वो Safe. कोई डेंजरस, हाँ डेंजरस थिंग के लिए चॉइस कर रहे हैं सो वी कैन नॉट अलाउ देम, दैट इज डेंजरस फॉर देम, बट वी कैन अलाउ देम फॉर मेकिंग द चॉइसेस, बट एज अ सेफ साइड, हमें सेफ्टी इंश्योर करके उनको चॉइसेस देनी है। देन Allow child to Encourage કરી remove and શકીએ.
सॉरी, allow child to remove cloth and put वो on खुद clothes. से क्लोथ्स निकाले, खुद से पहने, या फिर कौन से कपड़े उसको पहनने हैं। लाइक आप दो ऑप्शन दे सकते हो कि आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक क्लाइंट्स के दो प्रिंट वाले कपड़े होते हैं, तो उनको कौन से पहनने हैं, क्या अच्छा लगता है, सो आप ऐसे चॉइसेस दे सकते हो। फिर Self feeding. सेल्फ Self-feeding. फीडिंग से खाएगा, वो चाइल्ड ऐसा ही होगा, आप खिलाओगे तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं खाऊं, मुझे ट्राई करना है, आई वांट टू डू दैट। सो जो खुद से करना चाहता है वो आपको प्रमोट करना है। सो ऑप्शंस में इट इज नॉट लाइक दैट कि ये तीन ही सेंटेंस में से एक सेंटेंस होगा, अनदर सेंटेंस भी हो सकता है, बट उसका मीनिंग ऐसा होना चाहिए कि यू आर मेकिंग इंडिपेंडेंट, सो दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। लेट चाइल्डहुड में क्या करोगे? સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે એન્કરેજ કરવાનું. हाँ, यस। सो पेशेंट को कैसे करोगे आप? ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. हाँ, पेशेंट की जो भी उसको एक्टिविटीज करनी है, जो भी उसको खेलना पसंद है, वो आप पेशेंट कर सकता है। अगर पेशेंट आप हॉस्पिटल के अंदर गए हो, पेशेंट बोल रहा है कि आई वांट टू प्ले विद दिस, सो अगर वो सेफ है, अगर पेशेंट नीडल और सिरिंज मांगे तो वो दे सकते हो आप? नो. नो, वी कैन नॉट गिव दैट फॉर प्लेइंग। हाँ, सिर्फ सिरिंज आप दे सकते हो, दैट इज नॉट डेंजरस, बट नीडल के साथ आप नहीं दे सकते। सो जो भी सेफ इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो आप दे सकते हो पेशेंट को अगर उसे कुछ चाहिए तो। देन Child choices. हाँ, पेशेंट को उसकी चॉइसेस और फीलिंग्स के रिलेटेड आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। उसने जो भी एक्सप्रेस किया है, वो डायरेक्टली मुंह पर ही बोल देते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे हो, मुझे ये हो रहा है, सो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। दे आर टेलिंग यू, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, उनको जैसा भी फील हुआ उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। देन स्कूल एज चाइल्ड में आप क्या करोगे? Encourage the child. વર્ક કરવા માટે એન્કરેજ. दे आर मोर कनेक्टेड टू देयर स्कूल्स, वो स्कूल्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड होंगे, उनको ऐसा उनको लगेगा कि अगर वो होमवर्क नहीं करेंगे तो जब वो लीव के बाद जाएंगे तो टीचर पनिश करेंगे उन्हें, तो वो होमवर्क करने के लिए प्रीफर करेंगे। सो यू कैन अलाउ देम कि हाँ, यू कैन डू योर होमवर्क। फिर उनके फेवरेट टॉयज जो भी है, अगर वो पेशेंट है, उसको ऐसा है कि उसको वो जहां पर भी जाए तो उसका टेडी लेके जाता है, तो यू कैन अलाउ दैट टेडी विद द पेशेंट, उसको टेडी लेकर सोने की आदत है, तो जो भी उसके फेवरेट टॉयज एक्टिविटीज है वो सब वो कर सकता है हॉस्पिटल में, यू कैन अलाउ देम। देन एडोलेसेंस में एडोलेसेंस में क्या करोगे आप? એક્ઝામિનેશન કરી શકે. एग्जामिनेशन करना है, पर कैसे करोगे? Without parents. Without Without parents. yes, नाउ उनको थोड़ा शाय फील होगा। अब तक तो अच्छा था, बट नाउ दे विल फील वेरी शाय विद इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स। सो आप एग्जामिन कर रहे हो, हेल्थ हिस्ट्री ले लो, सो विदाउट पेरेंट्स करो। देन જે બી પ્લાન plan of ઓફ કેરમાં care ઇન્વોલ્વ કરી provide શકીએ. કરે એ हाँ, choice आप કરવાની. आप जो भी प्लान कर रहे हो केयर के लिए, सो उसमें चॉइसेस के लिए पेशेंट को इन्वॉल्व करो, उसको भी अलाउ करो कि हाँ, दिस इज योर प्लान ऑफ केयर, आई एम गोइंग टू डू दिस विथ यू, सो व्हाट आर योर चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, आप ऐसे पूछ सकते हो। अर्ली एडल्टहुड में क्या करोगे आप? व्हाट आर द इंटरवेंशंस? चलो जल्दी। ક્લાયન્ટના પાર્ટનર હોય એનો સપોર્ટ લેવાનો. हाँ, वी कैन अलाउ द क्लाइंट पार्टनर्स, उनके पार्टनर, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनको अलाउ कर सकते हैं पेशेंट के साथ। देन नाउ दे आर हैविंग वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो वर्क चालू करने से पहले आप क्या करोगे? Monitoring supporting service. सपोर्ट सर्विसेज है, सोशल वर्क सर्विसेज है, अगर उसकी किसी को जरूरत है तो आप वो अप्लाई करोगे, बट इफ देर इज नो नीड, पेशेंट हेल्दी है, सिर्फ बीमार हुआ था और एडमिट हुआ था, तो देर इज नो नीड, बट अगर वर्क करने से पहले कुछ उसकी मेजर सर्जरी हुई है और उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है या फिर कुछ सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत है, तो यू हैव टू प्रोवाइड देम। देन मिडिल एडल्टहुड में आप क्या करोगे?
જે બી વોલન્ટિયર એક્ટિવિટીઝ હોય એ એન્કરેજ કરવાની. हाँ, बिकॉज पेशेंट अभी जेनरस हमें बनाना है, तो जो भी वॉलंटियर एक्टिविटीज अवेलेबल है आप वो उसको एनकरेज कर सकते हो कि हाँ यू कैन डू दिस, एंड यू कैन ऑल्सो यूज सर्टेन क्रिएटिव आइडियाज कि जिससे उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो, वो जेनरस हो सके. देन लेटर एडल्टहुड में आप क्या करोगे? એની પાસ્ટ હિસ્ટ્રી હોય, સ્ટોરી હોય એ લિસન કરવાની. हाँ, वी हैव टू लिसन. वो जो भी आपको बोले, ऐसी जो भी उसने अकम्प्लिश की है या रेमिनिसेंस स्टोरीज है, जो भी है वो सारी आपको सुननी है, अच्छी या बुरी. वो आपको बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, दुख भरी दास्तां भी सुनाएंगे और अच्छी कहानियां भी सुनेंगे. सो यू हैव टू लिसन दैट. एंड अभी उनको પાસ્ટ सारे હિસ્ટ્રી बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, लिविंग अरेंजमेंट चेंजेस करने होंगे. सो आप वो भी उसमें भी हेल्प कर सकते हो पेशेंट को. सो दिस आर द इंटरवेंशंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थियरी. देन हमने क्लिनिकल जजमेंट सॉल्यूशन बॉक्स देखा था. देन नेक्स्ट थियरी देखिए हमने जॉन पियाजेस की. उसकी थियरी क्या बोल रही है? How to do cognitive development. हाँ, पेशेंट वो पहले जो एरिक्सन था उसने कहा था कि साइको सोशल डेवलपमेंट होता है बर्थ से लेके डेथ तक. पियाजेस ऐसा बोल रहा है कि बर्थ से लेके डेथ तक पेशेंट का जो पर्सन है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मेंटल मैपिंग होता है. वो सारे थॉट्स, सारे आइडियाज, सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करेगा और एडेप्ट करेगा. इन शॉर्ट कॉग्निटिव डेवलप करेगा. सो उसने थोड़ी टर्मिनोलॉजीज बताई थी कि व्हाट इज स्कीमा, स्कीमाटा एंड असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. सो व्हाट इज स्कीमा? કોગ્નિટિવ સ્ટ્રક્ચર ઓર ફ્રેમવર્ક हाँ, ઓફ थॉट. पेशेंट के दिमाग में, कोई पर्सन के दिमाग में जो भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है या फिर जो थॉट्स का फ्रेमवर्क है उसके दिमाग में, दैट इज कॉल्ड एज स्कीमा. व्हाट इज स्कीमेटा? એ જે બી થોટ હોય એના અકોર્ડિંગ એની લાઈફ ઓર અંડરસ્ટેન્ડ કરવાનું કોશિશ કરે વર્લ્ડ થ્રુ એક્સપિરિયન્સ એને. हाँ, अभी वो बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करेगा. जितना वो बड़ा होगा, जितने वो एक्सपीरियंसेस करेगा, लोगों से मिलेगा, उतने फ्रेमवर्क थॉट्स उसके ज्यादा बनेंगे. सो हमें पता है कि जितना आप रीडिंग करते हो, जितना आप ब्रेन बूस्ट करोगे, उतना ब्रेन हेल्दी होगा. सो जस्ट लाइक दैट, जितना वो लोगों से मिलेगा, उसके बहुत सारे थॉट्स स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज होंगे, वो जानेगा और उससे वो दुनिया को समझेगा. सो वी नो कि जो यंग चाइल्ड होता है वो दुनियादारी की समझ उसको इतनी नहीं होगी एज कंपेयर टू एडल्ट्स. और जितनी उसकी एज ज्यादा होगी उतने उसके अंदर स्कीमेटा ज्यादा होंगे. इन शॉर्ट, पता चल गया? नेक्स्ट इज असिमिलेशन. असिमिलेशन मीन्स જે બી એ થોટ નું જે ફ્રેમવર્ક છે એની અંદર નવું આઈડિયા ઓબ્જેક્ટ્સ એક્સપિરિયન્સ એડ કરવા. to add new ideas, new objects and experiences, that is called as assimilation. And what is accommodation? એબિલિટી ટુ ચેન્જ. हाँ, अभी उसके पास जो आइडियाज, जो ऑब्जेक्ट, जो इंफॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंसेस थी, तो एक एज आएगी, एक कुछ ऐसा आएगा कि उसको चेंज करना होगा. कि अब तक वो जो सोच रहा था उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, तो उसको वो चेंज करना होगा, अकोमोडेट होना होगा, अडेप्ट करना होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन. फिर हमने स्टेजेस देखे थे. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? સેન્સરી મોટર સ્ટેજ. Motor stage. Sorry. So first stage is sensory motor stage, and what is the age group? 2 years. 2 years. To 2 years. Yes. उसमें क्या होता है पेशेंट के साथ? थोड़े की पॉइंट्स सिर्फ आप बोल दो. જે એને વિઝ્યુઅલ ફિલ્મો હોય એમ જ બિલીવ કરે. हाँ, फिर Problem solve sense ने movement थी कर से. यस, वो अभी सारे प्रॉब्लम सेंसेस और मोमेंट करेंगे. एंड अभी वो रियलिटी के बारे में समझना ट्राई करेंगे धीरे धीरे. नेक्स्ट स्टेज इज Pre-operational stage. व्हाट इज द एज ग्रुप? 2 to 7 years. 2 to 7 years. और उसमें कैसा होगा? अभी क्या सीखेंगे पेशेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा? ये learn कर से past, present, future. नाउ दे नो, उनको अभी पता है, उन्होंने लर्न किया है कि व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज फ्यूचर. फिर
एंड थिंकिंग का जो प्री लॉजिकल है लॉजिकल हाँ, प्री लॉजिकल थिंकिंग होगा उनका, और वो प्री लॉजिकल थिंकिंग ही यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर इगोसेंट्रिक Centric. ईगोसेंट्रिक होगा, पेशेंट सेल्फिश होगा ऐसे एज में। एंड અને કોન્ક્રીટ એક્ઝામ્પલ આપીને એ લોકોને સમજાવવું પડે. हाँ, वो उनके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है, वो दे कैन नॉट कॉन्सेप्चुअलाइज एवरीथिंग। सो उनको कुछ समझाना होगा तो आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे। दे विल रिक्वायर कॉन्क्रीट एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल्स है कंप्लीटली रिलेटेड, ऐसे एग्जांपल्स देने होंगे। नेक्स्ट इज કોન્ક્રીટ ઓપરેશનલ. concrete operational stage. What is the age group? 7 to 7 to 11. 11 7 years. to 11 years। अभी चाइल्ड कैसा होगा? Able to classify, हाँ, order and sort facts. वो सब क्लासिफाई कर पाएगा, क्लासिफिकेशन कर पाएगा, ऑर्डर में मतलब कर पाएगा, सारे फैक्ट्स ऐसे सॉर्ट कर पाएगा। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो क्या यूज करेगा अब? લોજિકલ Logic. Be logical. लॉजिक यूज करेगा। अभी धीरे धीरे उसका लॉजिक डेवलप हो रहा है। पहले वो प्री लॉजिकल थिंकिंग यूज करता था, नाउ अभी उसका लॉजिक बनना स्टार्ट हो गया है। एंड अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हो गई है उसकी अच्छी, अभी थिंकिंग थॉट प्रोसेस भी अच्छी हुई है। एंड अभी वो कैसा होगा? Less લેસ egocentric. लेस egocentric. इगोसेंट्रिक। हाँ, अभी वो इगोसेंट्रिक उतना नहीं है। और फोर्थ स्टेज में क्या होगा? व्हाट इज द एज ग्रुप? फोर्थ स्टेज क्या है, एज ग्रुप क्या है? Formal operation. Formal operation. फॉर्मल ऑपरेशनल एंड 11 Living years to children. टू adulthood. एडल्टहुड। सो अभी वो क्या होगा? Think abstract. લોજિકલ एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली थिंक करेगा, और उसका लॉजिक तो ऑलरेडी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में डेवलप हो गया था, बट अभी उसका इस स्टेज में क्या होगा? Logical thinking expand होता है. हाँ, लॉजिकल थिंकिंग एक्सपांड होगा, वो ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग करेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेगा? एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट जो प्रॉब्लम्स है वो लॉजिकल थिंकिंग, एक्सपांडेड लॉजिकल थिंकिंग है, उससे वो सॉल्व करेगा। अंडरस्टूड? Yes. Okay, so next theory given by Lawrence Kohlberg, the moral development theory. So what is moral development? We know what is moral. What is બિલીફ beliefs? But what type of beliefs? Self value Moral, more. हम बोलते हैं moral injury. So what is moral? પોતાના Self જે belief. beliefs હોય એના પર જ એ બિલીવ કરે એવું. But related to right and wrong. What is right and what is wrong? So that are called as moral values. So moral development means person का कैसे development होगा? What is right and wrong ऐसे sense में develop होगा। Infant को पता होगा what is right and wrong. નો No. No. Adult को पता होगा what is right and wrong. Yes. Yes. तो हम यही पढ़ने वाले हैं, पूरा जो स्टेजेस है डेवलपमेंटल के लेवल से, उसमें ऐसा ही पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में नहीं होता मोरल डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में सिर्फ उनको उतना पता है कि पेरेंट्स बोल रहे ये करना है, दैट इज वी हैव टू डू। पेरेंट्स बोले कि ये नहीं करना है, दैट इज बैड, दैट इज, और पेरेंट्स बोले कि ये करना है, दैट इज गुड। उनका मोरल डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। सो व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट? Moral development is a complicated process involving the acceptance of the values and rules of society in the way that shapes the behavior. Moral development एक complicated process है जिसमें आप सारी सोसाइटी के जो रूल्स है, जो वैल्यूज है, ये क्यों राइट है, ये क्यों रॉन्ग है, सो कैसे पता चला? बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है कि क्राइम करना इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। सो सोसाइटी ने जो रूल्स एंड वैल्यूज बनाई है वो एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज मोरल डेवलपमेंट। और वो एक्सेप्ट करने से क्या होगा? आपका बिहेवियर शेप होगा। जो अच्छी गुड थिंग्स करेगा उसका बिहेवियर अच्छा होगा। जो बैड थिंग्स है, क्रिमिनल्स है, लाइक दे आर ब्रेकिंग द सोसाइटियल रूल्स, तो उनका बिहेवियर बैड है। सो वो आपका बिहेवियर बनाती है। जिसके मोरल वैल्यूज, जिसके मोरल्स अच्छे होंगे वो आपका बिहेवियर बनाएगी। मोरल डेवलपमेंट इज क्लासिफाइड इन अ सीरीज ऑफ लेवल्स एंड बिहेवियर्स। ये पर्सन ने, ये साइंटिस्ट ने क्या किया? मोरल डेवलपमेंट को लेवल्स में क्लासिफाई कर दिया कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, और बिहेवियर्स में उसने क्लासिफाई किया है। मोरल डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। मोरल डेवलपमेंट कैसा होगा? सिक्वेंशियल। व्हाट इज दैट? 1 by 1 sequence मतलब से બધું. वो सीक्वेंस में ही होता है। ऐसा नहीं कि लेवल 1 पहले किया,
देन लेवल 3 इट इज नॉट पॉसिबल, वो सीक्वेंस में ही होगा। So it is a sequential process and stages or levels of moral development cannot be skipped. जो stages और level है वो skip नहीं हो सकते। लाइक इन्फेंसी में पहले डेवलप कर दिया, फिर उसकी एडल्ट जैसी मोरल डेवलपमेंट हुई, फिर प्री स्कूलर जैसी हुई, इट इज नॉट पॉसिबल। एक भी स्टेज स्किप नहीं हो सकता, उसको सारे में से पास होना होगा। सो लेट्स सी, ये उसने थियोरी का जनरल आइडिया दे दिया कि व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट। नाउ उसने जो बनाए हैं लेवल्स वो पढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ moral development. So there are mainly 3 levels: pre-conventional morality, conventional morality, and post-conventional morality. So what is pre-conventional? Pre-conventional का मतलब क्या होगा? Any idea? Any guesses? Random guesses. Conventional का मतलब क्या होता है? મીન્સ પેશન્ટને તમે કન્વિન્સ ના કરી શકાય એની પહેલા. Conventional means old method. वो ऑर्थोडॉक्स मैनर होते हैं उसको conventional बोलते Sorry Harshil, you are not clear. Please repeat it. हैं. Conventional means old Yes, methods. yes. जो ऑर्थोडॉक्स मैनर होते हैं उसको conventional बोलते हैं. Yes, repeat it. You were telling something. Am I audible to you? Huh? Yes, ma'am. Conventional means old method, orthodox manner. Okay. और अब ऐसे ओके, लेट मी टेल यू, प्री कन्वेंशनल मीन्स ऐसा है कि उनको, कन्वेंशनल मीन्स उन्हें अभी डेवलप कर लिया है मोरल वैल्यूज। प्री कन्वेंशनल मीन्स डेवलप करने से पहले, जो आपने बोला कि ऑर्थोडॉक्स ओल्ड मेथड्स जो होती है वो, दैट इज अबाउट मोरल्स। अभी इसमें हम मोरल्स का स्टडी करें। सो कन्वेंशनल मोरालिटी मीन्स उसने अभी डेवलप किया है, उसके पास अभी खुद के मोरल्स है। प्री कन्वेंशनल मीन्स उसके पास अभी खुद के मोरल्स है ही नहीं। उसके लिए क्या होगा, जो उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि यू कैन, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, उसके लिए वो कर सकते हैं। ये राइट है वो ये रॉन्ग है, उसको कैसे पता चला? थ्रू देयर पेरेंट्स। उसके पास अभी कोई भी लाइक मोरल वैल्यूज कुछ भी है नहीं। सो दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल लेवल 1 में 3 स्टेज है: स्टेज 0, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। So let's learn about each and every stage. So first stage 0, that is from birth to 2 years. उसका नेम क्या है? इगोसेंट्रिक जजमेंट। वो स्टेज का नेम इगोसेंट्रिक जजमेंट है। सो उसमें क्या होगा? सो इन्फेंट हैज नो अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इन्फेंट तो कुछ भी अवेयर ही नहीं होगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो उसमें डिटेल में स्टडी करना ही नहीं है। तो इन्फेंट इज नॉट अवेयर अबाउट राइट एंड रॉन्ग। फिर स्टेज 1 है, स्टेज 1 फॉर एज ग्रुप 2 to 4 years। उसका नाम क्या है? सो पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेम ही बताता है कि आप क्या स्टडी करने वाले हो। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का ओरिएंटेशन होगा। सो जो भी ये चाइल्ड है 2 to 4 years ऑफ एज ग्रुप में जो चाइल्ड है, so at this stage the children cannot reason as a mature members of the society। ये जो एज पीरियड है लाइक 2 to 4 years, तो चाइल्ड का उतना अच्छा रीजनिंग नहीं है। जैसे मैच्योर लोग कैसे रीजन करते हैं कि हाँ दिस इज राइट रॉन्ग, ऐसी रीजनिंग उसमें नहीं होगी ये स्टेज पर। ये चाइल्ड में children view the world in a selfish way with no real understanding of right and wrong। चिल्ड्रन कैसे व्यू करते हैं वर्ल्ड को? इन अ सेल्फिश वे। वी नो दैट द चाइल्ड एट दिस एज इज वेरी ईगोसेंट्रिक। वो बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो सेल्फिश वे में ही देखते हैं। उनमें अभी कोई भी रियल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उनको पता ही नहीं है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। The child obeys the rules and demonstrates the acceptable behavior to avoid the punishment and to avoid displeasing those who are in power, and because the child fears punishment from the superior force such as parents। वो क्या करेंगे? चाइल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों ओबे कर रहे हैं? बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ कि राइट, ये राइट है ये रॉन्ग है, दैट्स व्हाई दे आर ओबेइंग द रूल्स। नो, सो क्यों वो ओबे कर रहे हैं? फियर के पेरेंट्स पनिशमेंट कर। हाँ हाँ, उन्हें पता है कि
दे आर नॉट अवेयर कि मुझे अगर मैं खाना ऐसे गिरा दूंगा या गिरा दूंगी तो दिस इज बैड। उसको वो नहीं पता है कि खाना गिराना इज बैड, पर उसे क्या पता है मैं खाना गिराऊंगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो मुझे नहीं गिराना है। वो राइट एंड रॉन्ग से अवेयर नहीं है, बट वो उनको फियर है पनिशमेंट ना मिले या फिर डिसप्लीजिंग। जो भी पावर में है, पावर में कौन होगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स, हाँ। सो उनको डिसप्लीज नहीं करना है, पेरेंट्स को दुखी नहीं करना है। उन्हें पता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, दैट्स व्हाई दे आर ओबेइंग द रूल्स और एक्सेप्टेड बिहेवियर करें, बिकॉज पेरेंट उन्हें पनिशमेंट नहीं लेनी है। उनको पता है कि मैं ये करूंगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, सो दे आर अवॉइडिंग ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स व्हाई दे आर ओबेइंग द रूल्स एंड डूइंग द एक्सेप्टेड बिहेवियर। उनको राइट एंड रॉन्ग का पता नहीं है, just because of the fear of punishment. A toddler typically is at the first substage of the pre-conventional stage involving the punishment and obedience orientation. ये जो एज ग्रुप में है, सो टॉडलर्स आर द फर्स्ट वन कि जो ये स्टेज में फॉल होते हैं एंड दे आर फॉलोइंग द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। वी नो कि पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए वो सब कुछ ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे। In which the toddlers makes the judgment based on avoiding the punishment or obtaining a reward. वो क्यों फॉलो करते हैं, क्यों सब ओबे करते हैं? तो दो रीजन के लिए। एक तो पहले तो पनिशमेंट अवॉइड करनी है, दे डोंट वांट पनिशमेंट, एंड सेकंड उनको पता है कि वो अगर अच्छा काम करेंगे सो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि अगर स्टूडेंट्स अच्छी नोटबुक्स, और वो क्यों करते हैं? बिकॉज मैडम ने उनको पहले एक बार स्टार दिया था, दे गेट अ रिवॉर्ड। सो वो लोग सेकेंड टाइम्स अच्छा करेंगे, उनको उनके उन पर ऐसे राइट और रॉन्ग का पता नहीं है, बट उनको रिवॉर्ड मिलेगा, सो वो सेकेंड टाइम वो ही प्रीफर करेंगे बिकॉज दे वांट रिवॉर्ड। सो उनके बेसिस पर ही वो लोग वर्क करते हैं। फिजिकल पनिशमेंट एंड withholding the privileges tends to give the toddler a negative view of morals. Yes, punishment, but ऐसी फिजिकल पनिशमेंट, ऐसे मार झूड़ करना, फिर उसके जो प्रिविलेजेस होते हैं, प्रिविलेजेस मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसा बोलना कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा, आज ये नहीं मिलेगा, तो सारे प्रिविलेजेस विथ होल्ड करना या फिर फिजिकल पनिशमेंट देना, उससे उन पर नेगेटिव व्यू होगा मोरल्स का। तो ऐसा नहीं करना है। पनिशमेंट मतलब ऐसी पनिशमेंट कि आपने डांट दिया, बताया कि दिस इज सो बैड, आई एम अनहैप्पी विथ योर बिहेवियर, ऐसी पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट दोगे आप और उसके जो प्रिविलेजेस है वो ले लोगे, सो उससे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो वी कैन नॉट डू दैट। Withdrawing the love and affection as a punishment leads to feeling of guilt in the toddler. फिर सर्टेन पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो एज अ पनिशमेंट वो क्या करेंगे, उनको लव एंड अफेक्शन नहीं देंगे, उनसे दूर रहेंगे कि डोंट कम विथ मी यार, डोंट कम अलोंग विथ मी, और ऐसे पेशेंट बच्चे से दूर रहेंगे, उसके उससे लव एंड अफेक्शन विड्रॉ कर लेंगे। सो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर गिल्ट डेवलप होगा, उसको खुद पर बहुत गिल्ट होगा कि आई हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग। सो ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी है। पनिशमेंट ऐसी देनी है कि आपने जस्ट उसको बोल दिया, डांट दिया, उसको समझाया कि दिस इज सो बैड, ऐसी पनिशमेंट देनी है। आप ऐसे लव एंड अफेक्शन उससे विड्रॉ नहीं कर सकते। Appropriate discipline includes providing simple explanation of why certain behaviors are unacceptable. आपको डिसिप्लिन कैसे लाना है, ये छोटे बच्चों में मोरल डेवलपमेंट तो है नहीं उनकी, सो उनका अच्छा बिहेवियर, बैड बिहेवियर कैसे कंट्रोल करोगे, डिसिप्लिन कैसे लाना है? सो सिंपल एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस देने हैं कि क्यों ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। आपने ये किया सो दैट इज बैड, बट व्हाई इट इज बैड, वो आपको सिंपल समझाना है, उसे प्रॉपर एग्जाम्पल्स देके समझाना पड़ेगा। प्रेजिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर कुछ अच्छा करता है तो आपको प्रेज करना है कि यस यू हैव डन वेरी गुड, एंड यूजिंग डिस्ट्रैक्शन व्हेन द टॉडलर इज हेडेड फॉर एन अनसेफ एक्शन। और कई बार ऐसा होता है कि टॉडलर कुछ अनसेफ एक्शन जिसमें उसको डेंजर है, ऐसी एक्शंस उसने जीत पकड़ ली है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उस ऐसे टाइम पर आप उसको पनिश करोगे, मारोगे? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको डिस्ट्रैक्ट करो, उस जो भी उसको करना है उससे उसको बातों में उलझा कर या कैसे भी करके उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज दिस चाइल्ड, बिकॉज व्हाट इज द मेन थिंग, ये इसमें पूरे हमने ये पूरा पढ़ा, उसमें क्या है कि जो टॉडलर्स होते हैं 2 to 4 एज ग्रुप में है, उनका मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, उनके लिए राइट एंड रॉन्ग वो नहीं पता, बस वो क्या करते हैं, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए रूल्स फॉलो करेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट द पनिशमेंट, एंड अच्छा काम क्यों करेंगे, बिकॉज इन रिटर्न दे आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स। अंडरस्टूड? हाँ,
Next is stage 2, that is 4 to 7 years. Instrumental relativist orientation, individualism and exchange. This is the name. उसमें क्या होगा? The child conforms to rules to obtain the reward or have favors written. Example, what is in it for me. अभी ये चाइल्ड धीरे धीरे रूल्स को कंफर्म करेगा. पहले चाइल्ड को आप कितना भी समझा लोगे टॉडलर में, स्टेज 1 वाले फेज में, तो वो उसको रूल्स नहीं पता है, वो क्यों फॉलो कर रहा है, जस्ट टू अवॉइड पनिशमेंट. बट अभी ये 4 to 7 एज ग्रुप में वो धीरे धीरे रूल को कंफर्म करेगा. बट क्यों कंफर्म करेगा? पहले वो पूछेगा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मेरे रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, तभी मैं ये फॉलो करूँ. अगर आप उस ऐसे चाइल्ड को 4 to 7 years ओल्ड चाइल्ड को बोलोगे कि यू हैव टू डू दिस, सो द चाइल्ड विल टेल यू, हाँ मैं करूंगा, मुझे पता, मैं करूंगा, बट मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न. सो ऐसे वो बिहेवियर होता है उनका, रिवॉर्ड ओरिएंटेड होते हैं वो लोग ज्यादा. पहले में क्या था, वो पनिशमेंट अवॉइड करते थे, बट इसमें उनको रिवॉर्ड पर ज्यादा फोकस होता है. The child's moral standards are those of others, and the child observes them either to avoid punishment or to obtain rewards. अभी चाइल्ड के मोरल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दूसरों के लोगों जैसे होते हैं. दूसरे लोगों जैसे मतलब उसके खुद के मोरल्स नहीं है. अभी पेरेंट्स के लिए ये बैड है तो चाइल्ड के लिए भी ये बैड ही होगा, पेरेंट्स के लिए ये गुड है तो चाइल्ड के लिए भी गुड ही होगा. वो चाइल्ड ने पेरेंट्स के मोरल एक्सेप्ट किए हैं, जैसे दूसरों लोगों के मोरल्स है वैसे मोरल्स उसने एक्सेप्ट किए हैं. बट कैसे? कि या तो पनिशमेंट अवॉइड करनी है या तो रिवॉर्ड मिलेगा तभी वो फॉलो करेगा. द प्री स्कूलर इन दिस इज इन द प्री कन्वेंशनल स्टेज ऑफ द मोरल डेवलपमेंट. ये स्टेज 2 में कौन से आएंगे? टॉडलर्स के बाद प्री स्कूलर्स वाले ही आएंगे, 4 to 7 years. सो हमने पूरे लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल में कौन सी एज ग्रुप आ गई? प्री कन्वेंशनल पूरी जो लेवल था उसमें स्टेज 0, 1 and 2 सारे मिला के कौन से एज ग्रुप आ गए? Infant, toddler, इन्फेंट, टॉडलर एंड preschooler. प्री स्कूलर. ये तीनों के तीन लेवल 1 में आएंगे, दैट इज इन द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. अभी उनके पास खुद के मोरल्स नहीं है. In this stage, the conscience emergencies and emphasis is on external control. ये स्टेज में क्या होगा? स्टेज 2 में धीरे धीरे उनको अभी सब समझ में आएगा कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. बट कैसे? बाय द एक्सटर्नल कंट्रोल. पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि लाइक फूड कंप्लीट करना चाहिए, प्लेट में कुछ भी एम्प्टी नहीं रखना चाहिए, दैट इज बैड बिकॉज पेरेंट्स आर बिलीविंग दिस. तो चाइल्ड के लिए भी वो ही बैड है, चाइल्ड के खुद के मोरल्स नहीं है, बट उसने अभी मोरल्स डेवलप करना स्टार्ट किया है. इन्फेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं थे, मोरल्स होते ही नहीं है. आप उसको बोलोगे कि ये करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इन्फेंसी में तो मैटर ही नहीं करेगा वो. टॉडलर में क्या होगा? अभी भी उसको राइट एंड रॉन्ग पता नहीं चलेगा, सिर्फ उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए, उसको पता है कि आई एम डूइंग दिस सो आई एम गेटिंग द पनिशमेंट, so that's why they are following the rules. स्टेज 2 में क्या होगा? अब वो रूल्स एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दिस इज बैड एंड दिस इज गुड, बट व्हाट दे विल गेट समथिंग इन रिटर्न. अगर वो गुड बिहेवियर कर रहे हैं तो उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तभी वो लोग फॉलो करेंगे वो रूल्स, बाकी नहीं करेंगे. तो जो भी पेरेंट्स के मोरल्स है वो ही मोरल्स उनके लिए है. सो दैट इज ऑल अबाउट लेवल 1. Level 2, that is conventional morality. Conventional morality means now the person has developed the morals. अब उसको morals, खुद के morals developed हो गए हैं धीरे धीरे. हम स्टेज 2 से ही डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, तो इसमें completely वो डेवलप हो गए होंगे. The child conforms to the rules and please others. अभी उसको सारे रूल्स पता है कि हाँ दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, बट वो क्यों फॉलो करते हैं, वो रूल्स क्यों एक्सेप्ट करेंगे? टू प्लीज द अदर्स, दूसरे लोगों को अच्छा लगे, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग द रूल्स. नॉट टू अवॉइड द पनिशमेंट, नॉट टू गेट द रिवॉर्ड, बट टू प्लीज अदर्स. दूसरों को अच्छा लगे इसके लिए वो रूल्स फॉलो करते हैं. दे वांट टू बिकम अ गुड गर्ल एंड गुड बॉय. सिंपली आपने ये एज में देखा होगा कि उसको ऐसा कोई बोले ना कि यू आर वेरी गुड बॉय, यू आर वेरी गुड गर्ल, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. टू प्लीज अदर्स, दूसरों को अच्छा लगे, दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन बिहेवियर. उनको कोई बैड बॉय बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, so they will not do the bad thing.
द चाइल्ड हैज इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ अदर्स फीलिंग्स। अभी ये चाइल्ड लेवल 2 वाले जो चाइल्ड है उनमें सारे चाइल्ड को पता है कि दूसरों को कैसा फील होगा, दे आर मच अवेयर। A concern for social order begins to emerge। अभी उसको like social orders के related concerns होंगे कि हाँ सोसाइटी में और जनरली समाज में ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये करना है, ये बुरा है, ये अच्छा है, तो उनको अभी वो कंसर्न्स स्टार्ट हो जाएंगे डेवलप होना। A child views good behavior as that which those in authority will approve। चाइल्ड के लिए गुड बिहेवियर क्या होगा, जो अथॉरिटी में हो। अथॉरिटी में मीन्स कौन होगा अथॉरिटी में? पेरेंट्स। पेरेंट्स। सो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि दिस इज यू आर डूइंग गुड, तो उनके लिए ये गुड बिहेवियर है। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यू आर बिहेविंग बैड, सो उनके लिए बैड बिहेवियर है। सो जो भी अथॉरिटी ने अप्रूव किया है कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, सो उनके लिए वो गुड और बैड बिहेवियर होगा। इफ द बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल द चाइल्ड फील्स गिल्टी। बिकॉज ये चाइल्ड क्यों अच्छा बिहेव कर रहा था? To get the reward or to avoid the punishment? प्लीज टू Please अदर। others. हाँ, उसको दूसरों के सामने अच्छा बनना था, उसको दूसरों को प्लीज करना था। सो अगर उसने बैड बिहेवियर कर लिया और किसी ने बोल दिया कि यू हैव डन बैड, यू आर अ वेरी बैड बॉय, तो उसको बहुत गिल्टी फील होगा। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। अब उसमें स्टेजेस वाइज देखेंगे। तो स्टेज 3 दैट इज फॉर 7 to 10 years, गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। मैंने बोला कि उनको ऐसा होता है कि दे वांट टू बी अ गुड बॉय गुड गर्ल, ऐसा उनको रहता है। सो उसके लिए वो अच्छा बिहेव करते हैं, नॉट टू लाइक अवॉइड पनिशमेंट और गेटिंग रिवॉर्ड्स, उसके लिए नहीं, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए वो करेंगे। सो कंफर्मिटी अकर्स टू अवॉइड डिसअप्रूवल और डिसलाइक बाय अदर्स। वो रूल्स पर, दिस इज गुड थिंग दिस इज बैड थिंग, जो गुड और बैड रूल्स है, जो मोरल्स है, वो क्यों वो कंफर्म करेंगे? जस्ट टू अवॉइड द डिसअप्रूवल। कोई उनको ना पसंद करे ऐसा उनको नहीं चाहिए। दे वांट कि सब उनको लाइक करे, सब उनको लाइक अच्छा बोले। They want these things. So to avoid dislikes and disapprovals, that's why they are confirming with the rules. And आगे हमने देखा, so stage 2 में क्या था? To get the reward, and stage 1 में क्या था? To avoid the punishment. This stage involves living up to what is expected by individuals close to the child, or what individuals generally expect of others in their roles such as daughter, son, brother, sister and friend. Okay. ये स्टेज में क्या होगा? ये लोग क्या सोचते हैं कि दूसरे द्वारा इंडिविजुअल्स जो भी चाइल्ड के बहुत क्लोज है, लाइक उनके फादर मदर ग्रैंडफादर सिबलिंग्स जो भी उनके ज्यादा क्लोज है, सो वो लोग के अकॉर्डिंग क्या गुड है और क्या बैड है वैसा वो सोचते हैं और उनके अकॉर्डिंग करते हैं। लाइक कैसा होता है कि जनरली अगर किसी की डॉटर होगी तो वो डॉटर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो चाइल्ड भी वो वैसा ही बिहेव करेगा। सन से वो पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी कि उनके सन ऐसा बिहेव करे। सो ये 7 to 10 years में भी उनको ऐसा ही होता है कि हाँ आई हैव टू बिहेव अ गुड बॉय। So that's why they are following the rules. Being a good is important and is interpreted as having good motives and showing concerns about others. उनके लिए good बनना that is so important. उनको ऐसे सब जगह में अच्छा बनना होता है। So being a good is very important. उनके लिए कैसा होता है? गुड होना मतलब अच्छे मोटिव है उनके पास और दूसरों के बारे में उनको कंसर्न्स है, ऐसा फील होता है उनको। दैट्स व्हाई ऐसे गुड बनना उनको बहुत अच्छा लगता है। Being good also means maintaining mutual relationships such as trust, loyalty, respect and gratitude. उनके लिए गुड बनना मतलब क्या? कि अच्छे रिलेशंस बनेंगे, ट्रस्ट होगा, सब उनसे लॉयल रहेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ग्रेटिट्यूड मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे वांट टू बी अ गुड बॉय एंड अ गुड गर्ल। दूसरों को प्लीज करने के लिए वो रूल्स कंफर्म करते हैं, दे आर फॉलोइंग द रूल्स। Next is stage 4 from 10 to 12 years, law and order orientation. Now the orientation has changed. इसमें child कैसा behave करेगा? The child considers society as a whole when making judgments. अब तक स्टेज 3 में कैसे था? उसकी डेवलप हो रही थी मोरल वैल्यूज। अभी पेरेंट्स ने जो बोला कि दिस इज राइट एंड रॉन्ग तब तक ठीक था। अभी चाइल्ड थोड़ा बड़ा हो गया है। सो अभी जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सोसाइटी ने ये लॉ बनाए हैं कि दिस इज एक्सेप्टेड बिहेवियर इन द सोसाइटी, दिस इज नॉन एक्सेप्टेड बिहेवियर। सो उनके लिए ये राइट एंड रॉन्ग है। इट इज नॉट लिमिटेड टू द पेरेंट्स नाउ।
अभी पूरी सोसाइटी के ध्यान में रख के, पूरे समाज को ध्यान में रख के दे आर फॉलोइंग कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। एम्फेसिस इज ऑन ओबेइंग द लॉज टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। अभी वो लोग क्यों फोकस करेंगे टू प्लीज अदर्स? नो, अभी वो लोग रूल्स क्यों ओबे कर रहे हैं कि सारे लॉज फुल मतलब ऑर्डर में रहे, कोई भी लॉ ब्रेक ना हो। सोसाइटी ने बोला है कि दिस इज बैड थिंग, तो दिस इज बैड थिंग, we don't want to break this rule, so that's why they are following or obeying the right and wrong thing. Moral reasoning develops as a child shifts the focus of living to society. और moral reasoning अभी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे चाइल्ड सोसाइटी के कांटेक्ट में आएगा। अभी तो उसके लिए पूरी दुनिया पेरेंट्स ही थी, नाउ धीरे धीरे वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आया है, तो उसकी मोरल रीजनिंग अभी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। The school age child is at the conventional level of the conformity stage and has increased desire to please others. जो स्कूल एज चाइल्ड था वो कंफर्मिटी वाले में था और उसकी क्या थी, दूसरों को प्लीज करने की आदत थी, लाइक दूसरे को अच्छा लगे तब वो फॉलो करेगा रूल्स। The child observes and to some extent internalize and understands of others. अभी ये चाइल्ड क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड समझेगा दूसरे लोगों की दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। अभी चाइल्ड की मोरल वैल्यूज कंप्लीटली डेवलप होना स्टार्ट हो गए। द चाइल्ड वांट्स टू बी कंसिडर्ड गुड बाय दोज इंडिविजुअल्स हुज ओपिनियंस मैटर टू द चाइल्ड। अभी चाइल्ड के लिए जो दूसरे के ओपिनियंस है, नॉट फ्रॉम ऑल द सोसाइटी बट जो उसके पेरेंट्स है, जो उसके क्लोज रिलेटिव्स है, जिनके लिए उसको मैटर करता है कि हाँ दे आर समवन जो मेरी लाइफ में मैटर करता है, जिनके ओपिनियन मैटर करते हैं, उनके सामने उसको गुड बनना है। दैट्स व्हाई दे आर ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल 2। लेवल 2 में चाइल्ड क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जस्ट टू बी अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल। स्टेज 3 तक तो उसको अभी पता ही नहीं था, उसकी मोरल वैल्यूज डेवलप हो गई है कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, उसको भी पता है। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट मिलेगी तभी उसको पता चलेगा कि दिस इज बैड दिस इज समथिंग बैड, उसको अभी पता ही है पहले से ही कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। दैट्स वाई वो सब गुड ही करेंगे कि गुड बॉय बनने के लिए, गुड गर्ल बनने के लिए। स्टेज 4 में अभी पूरी सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करेंगे, उनके जो गुड अच्छी चीज, गुड बिहेवियर, गुड थिंग्स जो बोली है वो ही वो लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज लेवल 3, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मीन्स अभी उसके मोरल्स तो ऑलरेडी डेवलप हो गए थे इन द कन्वेंशनल स्टेज, उसको अभी पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट अभी उसके खुद के होंगे। अभी सोसाइटी के वो फॉलो नहीं करेंगे कि सोसाइटी ने बोला है कि दिस इज रॉन्ग सो दिस इज रॉन्ग, ना उसके खुद के मोरल्स होंगे, सोसाइटी के नहीं होंगे। अभी वो खुद के मोरल्स डेवलप करेगा, तो दैट इज द पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। द इंडिविजुअल फोकसेस ऑन इंडिविजुअल राइट एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस। अभी ये किस पर फोकस करेगा, जो भी लेवल 3 में सारे इंडिविजुअल्स आते हैं वो सारे इंडिविजुअल्स किस पर फोकस करेंगे, उनके खुद के राइट्स और उनकी खुद की कंसाइंस के ऊपर वो फोकस करेंगे कि खुद की थिंकिंग क्या है, अंदर उनके अंदर क्या है। द फोकस इज ऑन कंसर्न्स रिगार्डिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल। और उनके लिए फोकस क्या है कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है। सोसाइटी ने बोला है कि दिस इज रॉन्ग, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। दूसरों के लिए क्या अच्छा है दैट इज राइट, एंड दूसरों के लिए क्या बुरा है दैट इज रॉन्ग। उनके लिए ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बोलूं कि सोसाइटी ने बोला है कि चोरी करना दैट इज बैड थिंग, सो टिल लेवल 2 तक जो भी एज ग्रुप थी वहां पर क्या होगा, बच्चे को बताए कि स्टीलिंग इज बैड, दिस इज डन बाय सोसाइटी, और सोसाइटी ने बोला है कि दिस इज बैड थिंग, तो तब तक उसने ये फॉलो किया। फिर अभी वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में आ गया ना, उसको पता है कि स्टीलिंग इज बैड, पर उसको एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि स्टीलिंग इज बैड बट व्हाट इफ यहाँ से चोरी करके मैं किसी को लाइक गिफ्ट करूं कि वो करूं, सो वो एक कॉन्फ्लिक्ट में होगा कि वेदर इट इज बैड और गुड। फिर वो सोचेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, नॉट बिकॉज कि सोसाइटी ने बोला है कि ये राइट है ये रॉन्ग है। सो वो डिसाइड सोसाइटी के बेसिस पर डिसाइड नहीं करेगा, उसको क्या लगता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अदर्स, उसको जो ठीक लगता है वो करेगा। उसमें स्टेज 5 है, टोटल देयर आर 6 स्टेजेस इन ऑल दिस। तो स्टेज 5 क्या बोलता है
social contract and legalistic orientation. What is the name of stage 5? That is social contract and legalistic orientation. The person the person is aware that others hold a variety of values and opinions and that most values and rules are relative to the group. अभी इस स्टेज में पर्सन को पता है कि सारे लोगों की वैल्यूज एंड ओपिनियंस अलग अलग होंगे. देयर इज अ वैरायटी. ऐसा नहीं है कि एक ही ओपिनियन सारे लोगों का होगा. देयर आर वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड वैल्यूज. और जो हमने स्पेसिफिक वैल्यूज एंड ओपिनियंस देखे वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई पॉपुलेशन की बात करें, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट जैन लोग ऐसा प्रीफर करते हैं कि अंडरग्राउंड फूड जो भी होता है, ट्यूबर्स एंड रूट्स, दैट इज वी आर हार्मिंग द इंसेक्ट्स, तो हमें नहीं खाना चाहिए, दैट इज बैड थिंग. पर एवरीवन विल फॉलो दिस, यस और नो? नो. नो, बिकॉज एट दिस स्टेज अभी उनके फैमिली में भी ऐसा होगा कि पहले जो फॉर एग्जांपल जैन फैमिली में एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है, तब लेवल 2 तक तो उसने पेरेंट्स और उसकी सोसाइटी के जो रूल्स थे वो फॉलो किए. द चाइल्ड वाज नॉट ईटिंग द रूट्स एंड ट्यूबर्स. नाउ अभी वो लेवल 3 में आ गया है, स्टेज 5 में आ गया है, एडल्ट हो गया है. तब उसको अभी रियलाइज होगा कि हाँ, दिस जो रूल्स है सिर्फ सोसाइटी ने बनाए हैं. तब उसकी खुद की मोरल्स होगी. उसको अभी ऐसा फील होगा कि नहीं, इट इज रॉन्ग, ये जो रूल्स है वो मुझे फॉलो नहीं करने, दैट इज नॉट बेस्ट फॉर ऑल. सो वो नहीं फॉलो करेगा. सो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगी. और ये जो रूल्स एंड वैल्यूज बनाई है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा ही है. सो उसको अभी ये समझ आएगा. The adolescent in this stage gives and takes and does not expect to get something without paying for it. अभी ये स्टेज में क्या होगा, जो भी एडोलेसेंट है वो दूसरों को देगा भी सही, लाइक केयर कुछ भी, वो देने की भी कैपेसिटी रखता है और लेने की भी कैपेसिटी रखता है. बट यस, वो पर्सन लाइक वी कैन से इट कि स्वाभिमानी होगा. विदाउट पेइंग, फ्री का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. इस स्टेज में पर्सन को फ्री का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है. विदाउट पेइंग फॉर इट द पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन गेटिंग. सो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है. At this stage the person may disobey rules if the rules are perceived as inconsistent with the individual's personal values. ये स्टेज में क्या होगा, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, सो चाइल्ड, ये जो पर्सन है वो डिसओबे भी करेगा. क्यों? बिकॉज उसकी पर्सनल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये गुड नहीं था. अब तक उसने सब फॉलो किया, बट इस पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब उसकी खुद की मोरल वैल्यूज अभी डेवलप हुई है. अब तक की जो सोसाइटी की थे जो गुड और बैड वो तो ठीक थे, बट अब उसकी पर्सनल खुद की मोरल वैल्यूज डेवलप हुई है एंड उसको लगता है कि दिस इज नॉट गुड, तो वो डिसओबे कर देगा, वो फॉलो नहीं करेगा. नाउ द चाइल्ड डज नॉट हैव टू प्लीज एवरीवन, उसको सबको प्लीज नहीं करना है, सो वो डिसओबे भी कर सकता है. स्टेज 6 दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. इसमें क्या होगा, द कंफर्मिटी इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड अकर्स टू अवॉइड सेल्फ कॉन्डेमनेशंस. अभी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो करेगा, व्हाट इज गुड एंड बैड, बिकॉज इट दिस इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल. अभी उसको सबके साथ जस्टिस करना है, सबके साथ न्याय हो वैसा करना है. दैट्स व्हाई उसको पता है कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, बिकॉज द पर्सन वांट्स टू डू द जस्टिस विथ एवरीवन. क्यों वो सबके साथ जस्टिस करना चाहता है और रूल्स फॉलो करता है? टू अवॉइड द सेल्फ कॉन्डेमनेशन. कॉन्डेमनेशन मीन्स उसको खुद पर ऐसे ना हो, खुद पर लाइक गुस्सा हो. अगर उसने मोरल इंजरी ना हो, लाइक मोरल इंजरी क्या, उसको पता था कि दिस इज बैड, स्टिल द बैड हैज हैपेंड, तो वो खुद को ही पनिश करेगा, खुद की नजरों में ही गिर जाएगा. सो ऐसे सब कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जस्टिस करने के लिए. इन शॉर्ट, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स. इस स्टेज में क्या होगा, उसके खुद के जो एथिकल प्रिंसिपल्स है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, वो फॉलो करेगा, नॉट ऑफ द सोसाइटी. The development of the post-conventional level of morality occurs in the adolescent at about age 13 years, marked by the development of an individual conscience and define the set of moral values. ये जो post-conventional level of morality कब बनना स्टार्ट हो जाएगा? At the age of 13 years. 13 years तक
वो पेरेंट्स की सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता था। अभी 13 इयर्स हो जाएंगे तो उसको पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो खुद के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, खुद की जो मोरल वैल्यूज है वो फॉलो करेगा, ना कि सोसाइटी की और पेरेंट्स की। The adolescent can now acknowledge a conflict between two socially accepted standards and try to decide between them. अभी adolescent क्या करेगा, उसमें conflict arise होगा कि this is also good, this is also good, so उसमें से good क्या है, या फिर this is good और this is bad, तो उसमें से actually good क्या है, actually bad क्या है, so उसमें से वो खुद decide करेगा। सोसाइटी ने बोला है कि this is good and this is bad, बट उसके लिए क्या है, सो वो उस पर सोचेगा, डिसाइड करेगा कि हाँ, now for me this is good and this is bad. Control of conduct is now internal in standard observe and is reasoning about right and wrong. अभी उसको खुद पर कंट्रोल हो गया है, वो सोच समझ सकता है, उसको भी पता है, रीजनिंग है उसके पास कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। So that is about level 3 post conventional morality. Let me summarize for you कि exactly क्या होता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरालिटी, पर्सन के पास कुछ भी मोरल्स नहीं है, पर्सन इज नॉट अवेयर कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पर्सन को आप बोलोगे तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। दे आर सिंपली फॉलोइंग द रूल्स, बिकॉज स्टेज 1 में टू अवॉइड द पनिशमेंट एंड स्टेज 2 में टू गेट द रिवॉर्ड। सो इन शॉर्ट, लेवल 1 में वो लोग क्यों फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन? जस्ट टू अवॉइड पनिशमेंट एंड जस्ट टू गेट द रिवॉर्ड। लेवल 2 दैट इज कन्वेंशनल मोरालिटी। अभी बच्चे को समझ आएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सिंपली आप उसको बोलोगे कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, सो द चाइल्ड विल फॉलो। उसको अभी समझ आ गया है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बट फॉर देम वो क्या फॉलो करेगा? स्टेज 3 में पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए, पेरेंट्स ने बोला है कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, सो पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए वो रूल्स फॉलो कर रहा है। एंड स्टेज 4 में सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं कि as a person you have to do this is acceptable behavior in society, so उसके लिए वो फॉलो कर रहे हैं। so in short, लेवल 2 जो कन्वेंशनल मोरालिटी है उसमें चाइल्ड के मोरल्स उसको पता है कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, बट वो क्यों कर रहे हैं? दूसरों को खुश करने के लिए, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए। लेवल 3 दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या है? पेशेंट के मोरल्स डेवलप तो हो ही गए थे कन्वेंशनल स्टेज में ही, बट अभी उसके खुद के मोरल्स हो गए, नॉट ऑफ द सोसाइटी। अभी वो खुद सोचेगा कि ये राइट है ये रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन परसेप्शन। सो उसको लगता है कि ये सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, आई डोंट वांट टू फॉलो दिस इज रॉन्ग, तो वो डिसोबे कर देगा। उसे अभी पता भी चल गया है कि हर एक पर्सन का वैल्यूज ओपिनियंस अलग होगा, तो नाउ वो खुद के हिसाब से फॉलो करेगा और उसके खुद के अलग मोरल्स एंड वैल्यूज होंगे। अंडरस्टूड? Yes. So this is all about all 3 levels. Next, that is the last theory, that is psychosexual development theory given by Sigmund Freud. वो साइंटिस्ट है, उसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी दी थी। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल स्टडी दिस लास्ट थियरी। Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Okay, so let's start. That is the last theory, that is psychosexual development theory given by Sigmund Freud. So let's study about the components of theory. उसने जो theory दी है psychosocial development theory, उसमें 4 components है। तो कौन से components है? Let's see in box 18.1. The components of Sigmund Freud's psychosexual development theory are like this. First, लेवल ऑफ अवेयरनेस। उसने बोला है कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थियरी है उसमें एक लेवल ऑफ अवेयरनेस होता है, एजेंसीज ऑफ माइंड होती है, एंड बीच एजेंसी दैट इज ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। फिर तीसरा है कंपोनेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंजाइटीज एंड डिफेंस मैकेनिज्म, जो हम रेगुलरली लाइक डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में एंशियस हो जाता है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। एंड लास्ट उसने स्टेजेस बोले हैं उसकी थियरी में, तो देयर आर psychosexual stages of development. These are the 4 components of his theory. उसने जो theory develop की है, ये theory में ये 4 component है. So we have to study each and every component. So let's study the first component, that is level of awareness.
So there are 3 level of awareness: unconscious level, pre-conscious level, and conscious level. So let's study first about unconscious level of awareness. Simply let me give you the idea कि what is unconscious level of awareness. Unconscious means that you are not aware of that thing. अभी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपली कि कोई चाइल्ड है, उसके साथ बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ था या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ था। वो बच्चे को वो इंसिडेंट की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है और वो चिड़चिड़ा हो गया है या फिर आइसोलेटेड हो गया, कुछ भी हुआ है। बट वो क्यों हुआ? ड्यू टू दैट ट्रॉमा। अभी वो चाइल्ड है, वो अवेयर भी नहीं है, वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस है कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। What is the reason of behaving like this? The reason is their childhood trauma. Certain things happen कि जब कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चाइल्ड के साथ या लाइक बहुत चाइल्ड को कंट्रोलिंग बिहेवियर में रखा हो, तो वो चाइल्ड ऐसे ही हो जाता है। वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा डिसीजन मेकिंग में। क्यों? बिकॉज उसका चाइल्डहुड वैसे गुजरा था। वो चाइल्ड उसके बारे में अवेयर नहीं है कि उसके साथ क्यों हुआ था। जब उसको बहुत डीप इन द कोर ऑफ द ब्रेन वो मेमोरी स्टिक हो गई है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. हाँ, सो दैट इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस। वो चाइल्ड, उसको पता ही नहीं है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो द अनकॉन्शियस इज नॉट लॉजिकल एंड इज गवर्न्ड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल व्हिच रिफर्स टू सीकिंग इमीडिएट टेंशन रिडक्शन। ये जो अनकॉन्शियस जो लेवल है वो लॉजिकल नहीं है एंड वो किस पर वर्क करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। प्लेजर प्रिंसिपल पर मतलब कुछ भी हुआ है, लाइक अभी इमीडिएट कुछ टेंशन आ गया, सो हाउ टू रिएक्ट लाइक दिस वे और इन अ दिस मैनर कि वो टेंशन रिड्यूस हो जाए। सो दैट इज अनकॉन्शियस। और वो रिएक्शन जिसकी वजह से आया, वो पर्सन उस पर अवेयर ही नहीं था। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, टू रिएक्ट कर देते हैं, जो भी इमीडिएट टेंशन हुआ तो उसको रिड्यूस करने के लिए कि बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। मेमोरीज, फीलिंग्स, थॉट्स और विशेस आर रिप्रेस्ड एंड आर नॉट अवेलेबल टू द कॉन्शियस माइंड। उसने उसकी सारी मेमोरीज, सारी फीलिंग्स, सारे थॉट्स, सारी विशेस है, वो सब रिप्रेस कर दी है। रिप्रेस कर दी मतलब दबा दी है। अभी उसके कॉन्शियस माइंड में वो फीलिंग्स या वो थॉट्स है ही नहीं। The repressed memories, thoughts, or feelings, if made prematurely conscious, can cause the anxiety. Yes. अगर वो सारी रिप्रेस मेमोरीज, थॉट्स और फीलिंग्स अगर बाहर आ जाएगी, कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगी टाइम से पहले, तो उससे पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। वो सारे ट्रॉमास और वो सब फिर से आ सकता है। दैट इज ऑल अबाउट unconscious level of awareness. Next is pre-conscious. Pre-conscious means कि ऐसा स्टेट जो पेशेंट के पास मेमोरीज तो है, सब कुछ है, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तब वो रिकॉल भी कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि व्हेन यू वर 10-year-old child, so what is the good thing, good memory, what is the bad memory, so you can recall all these things. You are aware of all these things, so that is called as pre-conscious level of awareness. The pre-conscious is also called as subconscious. वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। The preconscious includes experiences, thoughts, feelings, or desire that might not be in immediate awareness but can be recalled to conscious. प्रीकॉन्शियस में कैसी एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स और डिजायर होगी जो इमीडिएट तो बाहर नहीं आएगी, बट जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपको पूछा जाएगा, व्हेनेवर देयर इज अ नीड, वो रिकॉल भी की जा सकती है। इट इज नॉट लाइक कि आप रिकॉल ही नहीं कर सकते। द सबकॉन्शियस कैन हेल्प to repress the unpleasant thoughts or feelings and can examine and censor certain wishes and thinkings. ये जो सबकॉन्शियस है या फिर प्रीकॉन्शियस लेवल है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर योर बैड एक्सपीरियंसेस, सो आप जानबूझकर जो अनप्लीजेंट थॉट्स है, अनप्लीजेंट एक्टिविटीज है, एक्सपीरियंसेस है, वो आप रिप्रेस कर सकते हो। एंड व्हेनेवर देयर इज नीड आप उसको निकाल भी सकते हो। और अगर अच्छे थॉट्स है तो उसको रिप्रेस नहीं करोगे। सो यू आर अवेयर कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिकॉल और क्या करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस। अंडरस्टूड? Yes. Yes or no? Yes. Next is conscious level. Conscious level means immediate, whenever there is a need, you have the information and everything. So the conscious mind is logic
and is regulated by reality principle. ये जो conscious mind है वो लॉजिकल है और वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है. द कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स ऑल एक्सपीरियंसेस that are within the individual's awareness, and the individual is able to control and include all information that is remembered easily and immediately available to an individual. कॉन्शियस माइंड में क्या होगा, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे जो पेशेंट के साथ हुआ है, थॉट्स है, वो उसकी अवेयरनेस में हुआ था. पर्सन वॉज कंप्लीटली अवेयर, उसको पता है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, एंड जब भी नीड होगी, इमीडिएटली भी नीड होगी, सो वो आ जाएगा बाहर, इंफॉर्मेशन आ जाएगी. देयर इज नथिंग कि पेशेंट को रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट इज ऑल बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. और जैसे ही इमीडिएटली अवेलेबल ये पेशेंट को, सो पेशेंट इंफॉर्मेशन ला सकता है. सो दैट इज कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस. अंडरस्टूड अबाउट अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस? Yes, ma'am. Okay. Next is agencies of mind, that is id, ego and superego. कोई मुझे बताएगा what is id, ego and superego? That we have already studied in first year of BSc nursing. GNM में पता नहीं आता था या नहीं, but BSc में आता था in first year. What is id, ego and superego? कोई बताएगा? Personality component of a person given by Sigmund Freud. Yes, it is a personality component. Personality आपके डेवलप करने में हेल्प करता है. बट व्हाट इज स्पेसिफिक ईड, ईगो एंड सुपर ईगो? आपने एक जनरल डेफिनेशन दी है कि क्या है ये सब, बट टेल मी व्हाट इज ईड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईगो? It means immediate gratification. हाँ, कि इमीडिएट कोई रिएक्शन इज चीज हमें, कॉल्ड एज ईड. yes, हमको कोई चीज चाहिए और वो हमें मिल जाए तो हमको खुशी होती है. हाँ, मीन्स दैट इज ईड. ईड. हाँ, सुपर ईगो मीन्स मोरालिटी, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मोरल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. एंड ईगो मीन्स ईड, और जो सुपर ईगो है मीन्स प्लेजर और मोरल्स, इसके बीच में हम रियलिटी से बैलेंस करते हैं. yes, absolutely right. That is called as id, ego and superego. id pleasure principle पे वर्क करता है कि you want something, so you want it anyhow. राइट है, रॉन्ग है, इट डजेंट मैटर, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए. सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि आपने कुछ किया, सो ये राइट है या रॉन्ग है. एक एग्जांपल याद रखो. सुपर ईगो में, वो आपने मूवीज में और कार्टून्स में देखा होगा कि एक बैड फेरी होती है और एक इविल डेविल, लाइक ऐसा होता है दोनों के आजू बाजू. एक कान में से ऐसा बोलता है कि ये कर रहे हो वो रॉन्ग है, एक कान में से ऐसा बोलता है कि यू शुड गो फॉर दिस. सो देयर इज अ मोरालिटी कि whether it is right or wrong. So that is called as super ego. ईगो मीन्स क्या? दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? ईगो. ईगो मीन्स सिंपली पेशेंट अवेयर होगा रियलिटी से कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं. इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मोरल कि मैंने ये कर दिया है, ये रॉन्ग किया है. करने के बाद जो फील होता है दैट इज सुपर ईगो. बट पेशेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, द पेशेंट इज अवेयर ऑफ रियलिटी, दैट इज कॉल्ड एज ईगो. सो वी विल स्टडी इन डिटेल कि मैं एग्जांपल भी दूंगी आपको, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो the red important point you have to remember is the id, ego and super ego are three systems of personality. वो आपकी personality develop करते हैं. There are three pillars for developing a personality. These psychological processes follows different operating principles. ये सारे जो psychological processes है वो different operating principles पर work करते हैं, differently work करते हैं. Each and every word का meaning अलग अलग है. In a mature and well-adjusted personality, they work together as a team under the leadership of ego. ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्सन ऐसा हो कि जिसमें ईड ना हो, कोई पर्सन ऐसा हो कि सुपर ईगो ना हो. तीनों के तीन साथ में मिलके ही काम करेंगे, तभी एक पर्सन की अच्छी पर्सनालिटी होगी. एक या कोई दो ऐसा नहीं हो सकता. तीनों के तीन टीम वर्क करते हैं, साथ में वर्क करते हैं. और लीडर कौन है? ईड एंड सुपर ईगो को मैनेज कौन करेगा? द लीडर इज ईगो. So you have to remember this point. Now let's study about id. कि id क्या है? So sources of all drives present at birth and operates according to the pleasure principle. ये सारी आपकी जो विशेष होती है, आपको जो इच्छाएं होती है, ड्राइव्स होती है, कोई भी ड्राइव्स मतलब इच्छा, प्लेजर्स, आपको ये होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. सो जो सारी ड्राइव्स है उसका सोर्स क्या है? ईड है.
वो नॉर्मली बर्थ पर ज्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब छोटे बच्चों में ईड ज्यादा होगा, और वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि कुछ चाहिए वो मिल गया, सो पेशेंट विल बी और चाइल्ड विल बी हैप्पी, सो प्लेजर प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। डज नॉट टॉलरेट अनकंफर्टेबल स्टेट्स एंड सीक्स टू डिस्चार्ज द टेंशन एंड रिटर्न टू अ मोर कंफर्टेबल कांस्टेंट लेवल ऑफ एनर्जी। जो ईड है वो क्या करेगा, जो भी पर्सन में ईड होगी वो अनकंफर्टेबल स्टेट टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, वेन एवर देर इज अनकंफर्टेबल स्टेट, कुछ ऐसा है कि अनकंफर्टेबल है, उसको पसंद नहीं है, तो तुरंत ही उसमें से निकलना चाहेगा, वो टेंशन रिड्यूस करना चाहेगा और कंफर्टेबल प्लेस में चला जाएगा। कांस्टेंट लेवल ऑफ एनर्जी जहीं पे उसको अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जहां पर उसको मिले वो उसको चाहिए। एक पल के लिए भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अनकंफर्टेबल स्टेट। एक्स इमीडिएटली and an impulsive irrational ways and pays no attention to the consequences of its action, therefore often behaves in a harmful to self and others। ईड में क्या होगा, पर्सन इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। अगर गुस्सा आ गया तो इमीडिएटली गुस्सा कर देना है, पर्सन को वो सोचेगा भी नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, अगर मैंने ऐसा बिहेव किया तो क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है। जैसे ही बस कुछ हुआ तुरंत ही रिएक्ट करना है, कुछ चाहिए तो तुरंत ही चाहिए, सो द इमीडिएट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, क्या होगा, उसको कुछ उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। उसकी वजह से समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हार्मफुल हो। अगर कोई पर्सन को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने किसी को मार दिया, मारना स्टार्ट कर दिया, सो दैट इज हार्मफुल, दैट इज डिपेंड ऑन द ईड। वो ईड की वजह से किया उसने, बिकॉज उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, दैट इज नॉट अवेयर। The primary process is the psychological activity in which the id attempts to reduce the tensions। क्यों किया, फर्स्ट तो प्राइमरी प्रोसेस क्या थी, वो टेंशन था। उसको गुस्सा क्यों आया कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया या फिर उसको प्रोवोक कर दिया, सो उसको गुस्सा आ गया। सो वो गुस्से को, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए उसने तुरंत ही रिएक्ट कर दिया, सो दैट इज ईड। The primary process by itself is not capable of reducing the tension, therefore a secondary psychological process must develop if the individual is to survive। When this occurs, the structure of the second system of personality, the ego, begins to take form। सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस से ऐसा नहीं है कि टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, उससे और प्रॉब्लम भी हो सकती है तुरंत रिएक्ट करने से। सो क्या होगा, किसी ने कुछ बोल दिया, पेशेंट को गुस्सा आ गया, सो रिएक्ट करने की बजाय अगर वो सोचे कि हाँ मैं मारूंगा तो ऐसा होगा, मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, तो पर्सन इज नाउ थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी एंट्री किसकी हुई, व्हेन द पर्सन थिंक्स कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, पेशेंट इज नाउ अवेयर कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। सो दैट कम्स की ईगो, अभी उसका ईगो अंदर आ गया एंड नाउ ईगो इज थिंकिंग कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सो दैट इज ऑल अबाउट ईड। ईड में आप दो एग्जांपल्स याद रख सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल कि कोई टॉय शॉप में गया है, कोई चाइल्ड है, उसको कुछ टॉय पसंद आ गया। नाउ द चाइल्ड वांट्स द टॉय, एनीथिंग, वो लाउडली क्राई, कुछ भी रिएक्ट करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा, टेम्पर टेंट्रम करेगा, एनीथिंग द चाइल्ड विल डू, सो दैट इज ईड। और अगर एडल्ट में देखे एग्जांपल कि कोई है, कोई पर्सन ने किसी को कुछ बोल दिया, अगर आपको कोई कुछ भी बोल देता है तो आप तुरंत ही रिएक्ट कर देते हो उस पर्सन को, नहीं, यू थिंक ट्वाइस कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, सो दैट इंडिकेट्स की गुड थिंग। अगर आप तुरंत रिएक्ट कर दोगे, सो दैट डज नॉट बिल्ड योर पर्सनालिटी। ये तीनों तीन साथ में मिलके काम करेंगे तभी आपकी अच्छी पर्सनालिटी होगी। सिर्फ ईड से काम करोगे सो दैट विल बी अ बैड पर्सनालिटी। तुरंत ही हर बात पे रिएक्ट कर देना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि तुरंत रिएक्ट, सोचे समझे बगैर, उसके सिंपली इतना याद रखो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या होगा बाद में, ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है पर्सन और तुरंत ही रिएक्ट कर देता है। दैट इज डिपेंड्स ऑन ईड, दैट इज बिकॉज ऑफ ईड। नेक्स्ट इज ego। So ego means it functions includes reality testing and problem solving, follows the reality principle। पहला क्या फॉलो करता था, प्लेजर प्रिंसिपल, बस उसको अच्छा लगा उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया। ईगो क्या है, रियलिटी पर वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो हेल्प करेगा। इट बिगिंस इट्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 4th और 5th मंथ ऑफ लाइफ।
जो पहले बर्थ में था, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि वो उनको भूख लगती है तो बस रोना ही स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी कर लो बस खाना दो। सो बर्थ पर ऐसा होता है। जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होगा धीरे धीरे उसका ईगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। 4th से 5th मंथ ऑफ लाइफ तक तो ईगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द चाइल्ड इज नो कि हाँ मुझे भूख लगी है, बट मम्मा खाना बना रही है, सो 5 मिनट तक द चाइल्ड कैन वेट। सो नाउ वो रियलिटी प्रिंसिपल पर है कि हाँ दिस इज द सिचुएशन। ऐसा नहीं कि रिएक्ट करना ही स्टार्ट कर देगा। It emerges out of the id and acts as an intermediary between the id and external world. अभी ईड के बाद निकलता है। ईड क्या है, उसको भूख लगी, देयर इज अ टेंशन कि भूख लगी ना, उसको खाना चाहिए। सो पहले उसने क्राई किया, दैट इज द इमीडिएट रिएक्शन। नाउ द चाइल्ड नोस कि हाँ द ममा इज मेकिंग द फूड सो आई हैव टू वेट। सो दैट इज द ईगो। गुस्से के वाले एग्जांपल में देखिए तो किसी ने कुछ बोल दिया, पर्सन को गुस्सा आ गया, उसको निकालना भी था, बट नाउ ईगो अंदर आ गया। ईगो इज टेलिंग यू कि डोंट डू दिस, you don't have to prove yourself, and there will be worse consequences, so you are keeping mum, you are not telling anything. So क्यों हुआ, रियलिटी वर्ल्ड के बीच में ईगो बीच में आ गया। ईगो इज प्रोटेक्टिंग यू कि you cannot do this thing, this is not acceptable. Then emerges because the needs, wishes and demands of the id require appropriate exchanges with the reality. ईगो को क्यों बीच में आना पड़ा, why the ego has to come, because there is a need of wishes and demands जो रियलिटी के बेस पर आपको फुलफिल करनी है। ईड पर तो हो जाएगी बट रियलिटी को ध्यान में रखना है, दैट्स व्हाई ईगो को बीच में आने पड़ा। द ईगो डिस्टिंग्विश बिटवीन द थिंग्स इन द माइंड एंड थिंग्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ईगो डिस्टिंग्विश करता है कि आपके दिमाग में क्या है एंड दूसरों के दिमाग में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या होगा। एक मैं बेस्ट एग्जांपल दूं अगर आपको याद रखना है, सो फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, यू आर नाउ एडल्ट वन, अभी आपको भूख लगी है। सो आप किसी, आपके सामने कोई लाइक लाइन में है और खाना मिल रहा है एंड यू आर सो हंग्री, सो आप जाकर डायरेक्टली फूड छीन लोगे उससे? No. नो, दैट इज, अगर ऐसा करोगे तो वो क्या इंडिकेट करता है, हाउ यू आर I बिहेविंग ऑन द बेसिस ऑफ id. ईड, यू आर बिहेविंग ऑन द बेसिस ऑफ ईड। बट उसकी जगह आपका ईगो बीच में आता है एंड ईगो इज टेलिंग यू कि यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू स्टे इन अ लाइन, आपको लाइन में खड़ा रहकर जब आपका नंबर आएगा तभी आप ले सकते हो। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ईगो। जब आपको भूख लगती है, इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग द फूड फ्रॉम समवन, यू आर इन अ लाइन एंड वेटिंग फॉर योर नंबर टू गेट द फूड, सो दैट इज ईगो। ईगो आपको कंट्रोल करता है कि यू कैन नॉट डू दिस, रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। अंडरस्टूड अबाउट ईगो? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो मीन्स it works on the morality principle. So necessary part of socialization that develops during the phallic stage at 3 to 6 years of age. phallic stage जो है, हम पीछे सारे स्टेजेस पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड की। सो ईड कब था, एट बर्थ। ईगो कब था, वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया 4th से 5th मंथ तक। जब भी चाइल्ड फैलिक स्टेज में हो जाएगा 3 to 6 years ऑफ लाइफ में, तब उसकी नीड होगी कि उसको अच्छे से सोशलाइज होना है, दूसरों के अंदर मिलना गुजुलना है, डेवलपमेंट करनी है, तब सुपर ईगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। It develops from the interactions with the child's parents during the extended period of childhood dependency. वो कैसे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, चाइल्ड्स के जो पेरेंट्स है, लाइक दिस इज गुड दिस इज बैड, मोरालिटी प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। सो चाइल्ड के इंटरेक्शंस की वजह से ही वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि हाँ दिस इज गुड थिंग दिस इज बैड थिंग। Includes internalization of the values, ideas and morals standards of parents and society. सुपर ईगो में क्या होगा, उसकी खुद की वैल्यूज होगी, उसके खुद के आइडियल्स होंगे कि दिस इज बैड दिस इज गुड, उसके मोरल, खुद के मोरल्स होंगे, पेरेंट्स के होंगे या फिर सोसाइटी के होंगे। सो इन शॉर्ट वो मोरल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सुपर ईगो कंसिस्ट ऑफ कंसाइंस एंड ईगो आइडियल। सुपर ईगो में क्या होगा, खुद की कंसाइंस होगी, खुद से अवेयर होगा पेशेंट कि हाँ दिस इज गुड दिस इज बैड, एंड ईगो आइडियल पर वर्क करेगा कि जो ईगो है दैट इज द आइडियल थिंग, उस पर वो वर्क करेगा। कंसाइंस रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन एंड क्रिटिसिज्म। कंसाइंस मींस क्या, कि वो खुद से अवेयर है,
खुद का इवेल्युएशन कर सकता है, खुद को क्रिटिसाइज कर सकता है। जो मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया था कि वो मूवीज और कार्टून में होता है कि देयर इज अ डेविल एंड देयर इज अ एंजल, दोनों बोलते हैं कि दिस इज बैड दिस इज गुड, सो जस्ट लाइक दैट वो खुद से अवेयर है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। When moral codes are violated, the conscience punishes the individual by instilling guilt. और अगर मोरल ब्रेक हो जाएगा तो खुद का कंसाइंस क्या करेगा, खुद को ही पनिश करेगा गिल्ट डालकर। अगर आपने कुछ ब्रेक कर दिया होगा तो आपको ही गिल्ट होगा कि यार आई हैव डन दिस रॉन्ग, आई कैन नॉट डू दिस, सो फीलिंग गिल्टी। सो दैट इज ऑल सुपर ईगो। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कोई फ्रेंड या कोई पेरेंट्स के सामने आपने कुछ झूठ बोल दिया। सो झूठ बोलना, यू नो कि दिस इज रॉन्ग, आपने वो रॉन्ग किया है, फिर आपको वो गिल्टी हो गया, झूठ बोल दिया, देन नाउ देयर इज अ डेविल देयर इज अ एंजल। नाउ उससे आपको पता चला, आपको कंसाइंस को सेल्फ इवेल्युएशन किया आपने कि यू हैव डन दिस इज रॉन्ग, आपकी मोरल वैल्यूज ब्रेक हो गए हैं, सो नाउ यू आर फीलिंग गिल्टी, दैट इज सुपर ईगो। अंडरस्टूड? सुपर ईगो वर्क्स ऑन morality principle. So id works on pleasure principle, ego works on reality principle, and superego works on morality principle. ईड में क्या होगा, इमीडिएट रिएक्शन करेगा, पर्सन अवेयर ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस से वो अवेयर ही नहीं है कि मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे वो अवेयर ही नहीं है, एंड डायरेक्टली वो रिएक्ट कर देता है, दैट इज ईड। ईगो मीन्स वो एक बार सोचेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। अगर मैंने एग्जांपल दिया कि मैं फूड ग्रैब कर लूंगा डायरेक्टली तो क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, सब लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। सो वो सोचेगा, एक पल के लिए टाइम लेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, दैट इज ईगो। कि रियलिटी प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। सुपर ईगो मींस क्या, अभी उसने कर लिया है, नाउ द पर्सन विल थिंक कि वेदर आई हैव डन द राइट और रॉन्ग, अगर रॉन्ग है तो गिल्टी होगा पेशेंट को, एंड राइट है तो नो प्रॉब्लम। सो अंडरस्टूड अबाउट ईड, ईगो एंड सुपर ईगो? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हमने देखा था थर्ड कंपोनेंट, दैट इज एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। So, what is anxiety and defense mechanism? The ego develops defenses and or defense mechanism to fight of anxiety. हमारा ईगो क्या करता है, जब भी ईगो ब्रेक होता है या फिर कुछ होता है, सो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। हमने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े थे कि कुछ ऐसा होगा, अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाएगा तो दे विल गिव द रैशनलाइजेशन। फिर गुस्सा होगा, अगर बॉस ने बोला है सो वो गुस्सा 5 पर निकालेगा या फिर जो भी उसके नीचे है। तो डिफेंस मैकेनिज्म, एंजाइटी जो हुई है वो सॉर्ट आउट करने के लिए डिफरेंट वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म हर पर्सन यूज करता है। अगर कोई पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म यूज नहीं कर रहा है, दैट इज द बैड थिंग। हर एक पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे, बट दे आर नॉट अवेयर कि हाँ वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होगी। डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट्स ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल, वो अनकॉन्शियस लेवल पर होती है, पर्सन को अवेयर नहीं है। आपने कुछ किया एंड यू आर बिहेविंग लाइक दिस, सो यू आर नॉट अवेयर कि क्यों ऐसा हुआ है, बट अल्टीमेटली योर ब्रेन is working on defense mechanism that you are not aware except for suppression. Suppression is the only conscious way. आप कोई फीलिंग्स खुद से दबा रहे हो, खुद से सप्रेस कर रहे हो, लाइक कुछ बहुत अनप्लीजेंट हुआ है एंड यू डोंट वांट टू रिमेम्बर, तो आप जानबूझकर उसको सप्रेस कर रहे हो, दैट इज ओनली अ कॉन्शियस वे ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। बाकी सारे डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनअवेयर स्टेट में होते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, पर्सन को पता नहीं होता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। सो द इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर ऑफ देयर ऑपरेशन, उसको पता ही नहीं है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, डिफरेंट वेरियस टाइप्स के। डिफेंस मैकेनिज्म्स डिनाई, फॉल्सिफाई और डिस्टॉर्ट रियलिटी टू मेक इट लेस थ्रेटनिंग। डिफेंस मैकेनिज्म से क्या होगा, आप जो रियलिटी है उसको डिनाई करोगे, उसको झूठ रॉन्ग ठहराओगे, फॉल्सिफाई करोगे, या फिर रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दोगे। क्यों ऐसा करते हो, कि आपको डर ना लगे, आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाए। An individual cannot survive without defense mechanism. It is not possible. कोई आपको बोले कि I am not using defense mechanism, that is not possible at all. हर पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म हर स्टेज पर यूज करेगा। An individual cannot survive without defense mechanism. However, if the individual become too extreme in distorting reality,
interference with healthy adjustment and personal growth may occur. Yes, अगर कोई पर्सन frequently बहुत ज्यादा डिफरेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, बहुत एक्सट्रीमली वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, सो उससे क्या होगा, उसकी जो हेल्दी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, हर बात में डिफेंस मैकेनिज्म नहीं डाल सकते, यू हैव टू सर्टेन थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट, सो हेल्दी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, पर्सनल ग्रोथ भी नहीं हो सकता, इट मे इंटरफियर विद द हेल्दी एडजस्टमेंट एंड personal growth. Understood about anxiety and defense mechanism? Yes, ma'am. Okay. So let's see the psychosexual stage of development. Let me see कि complete हो जाएगा. Do you want me to complete this psychosexual stages of development? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's complete it. Human development proceeds through various series of stages from infancy to adulthood. ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, बहुत सारे स्टेजेस से उसको पसार होना पड़ता है फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड. Each stage is characterized by inborn tendency of all individual to reduce the tension and seek pleasure. हर स्टेज में क्या होगा कि there is a tendency, इंडिविजुअल की इनबॉर्न कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है कि खुद से ही पर्सन टेंशन रिड्यूस करेगा एंड प्लेजर लेगा. इट इज अ कैपेसिटी. Each stage is associated with a particular conflict that must be resolved before the child can move successfully to the next stage. हर स्टेज में, इसमें जितने भी स्टेज दिए हैं, हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा. जैसे हमने साइकोसोशल डेवलपमेंट के जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो ऐसे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होने चाहिए बिफोर एंटरिंग टू द नेक्स्ट स्टेज. इसमें क्या होगा, अगर पर्सन का एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है, सो दैट विल बी द परमानेंट, वो अभी परमानेंट हो जाएगा. साइकोसोशल में क्या था, इट वाज नॉट परमानेंट. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन साइकोसोशल एंड साइकोसेक्सुअल. साइकोसोशल किसने दी थी थियरी? Eric. हाँ. एंड साइकोसेक्सुअल किसने दी है? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Yes. So don't get confused. Experiences during the early stages determine an individual's adjustment pattern and the personality traits that an individual has as an adult. जो experiences early stage में, जो उसके साथ बचपन में experiences हुए हैं, उससे पता चलेगा कि ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है. बचपन में किसी के साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुई या फिर उसने कुछ ऐसा देखा है जो अच्छा नहीं था, सो बीइंग एन एडल्ट उसको वो अभी वैसा ही रहेगा. दैट इज द परमानेंट. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट फुलफिल नहीं होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट वुड बी परमानेंट. So let's see different stages by Freud. First is oral stage. The age group is from birth to 1 year. Birth से लेके 1 year तक oral stage में होता है child. So क्या होगा इस stage में? During this stage, the infant is concerned with self gratification. इस stage में infant क्या है? ज्यादा खुद को मतलब pleasure हो, self gratified हो, उससे ज्यादा concern होगा child. The infant is all id, operating on pleasure principle and striving for immediate gratification for needs. ओरल स्टेज में किस पर क्या ज्यादा देखने को मिलेगा? सिर्फ एक ही चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, दैट इज ईड. चाइल्ड ईड में ही होगा. ईड किस पर वर्क करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर. मतलब जब भी उसको भूख लगी या फिर जिसकी भी उसको नीड है, वो तुरंत उसको दो, उसको प्लेजर फील करवाओ, ग्रेटिफाइड फील कराओ, एनीथिंग. द चाइल्ड विल नॉट बिहेव कि हाँ आई हैव टू वेट और दिस थिंग. वो सिर्फ ईड पर ही वर्क करता है. द चाइल्ड इज ऑल ईड. वो पूरा ईड ही होगा, ईड पर ही वर्क करेगा. When the infant experiences gratification of basic needs, a sense of trust and security begins. अगर जो infant है उसकी सारी needs, basic needs फुलफिल हो जाएगी, पेशेंट को, चाइल्ड को प्लेजर फील होगा, ग्रेटिफाइड फील होगा, सो ट्रस्ट, सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होगा. सो यू कैन सी कि दोनों इंटरकनेक्टेड है. अगर ट्रस्ट, हमें इन्फेंसी स्टेज में भी ट्रस्ट बिल्ड करना था, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते थे आप? चाइल्ड की जो नीड्स थी वो पूरी कर. सो यू कैन थिंक कि हाँ ऐसा करने से वो उसकी भी थियरी फुलफिल हो रही है.
The ego begins to emerge as the infant begins to see self as a separate from the caregiver. This marks the beginning of the development of sense of self. Now धीरे धीरे ईगो आना स्टार्ट हो गया बीच में. अभी इन्फेंट को लग रहा है कि हाँ वो एक खुद से अलग पर्सन है, ऐसा अभी उसको फील हो रहा है कि आई एम समथिंग डिफरेंट, सेपरेट फ्रॉम द केयर गिवर. ये केयर गिवर है एंड आई एम द चाइल्ड. नाउ उसको पता चलेगा एंड सेंस ऑफ सेल्फ उसको अभी डेवलप होना स्टार्ट हो गया. सो ओरल स्टेज में आप सिंपली ऐसा भी याद रखते हो कि जो चाइल्ड है उसको फूड की मतलब ओरल स्टेज नाम ही इसीलिए दिया है कि दे आर ऑलवेज वांट समथिंग ओरली. वो उसमें ही खुद में ही वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में ही रहते हैं एंड जब भी उनको चाहिए खाना या फिर you have to give that. So that is all about oral stage. Next is anal stage. Anal stage that is from 1 to 3 years. उसमें क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग आपको देनी है. आपको पता होगा कि एनल स्टेज में पेशेंट को, चाइल्ड को हम टॉयलेट ट्रेनिंग, घर पे भी टॉयलेट ट्रेन करते हैं. So toilet training occurs during this period and the child gains pleasure from learning to control their bodily needs. Yes. अभी अगर एनल स्टेज में वी नो कि वी आर प्रोवाइडिंग टॉयलेट ट्रेनिंग यूरिनेशन के लिए एंड डेफिकेशन के लिए, दोनों के लिए हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं. पहले क्या था, ओरल स्टेज तक चाइल्ड कभी भी यूरिन और स्टूल पास कर देता था. नाउ आपने उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी है और चाइल्ड को अच्छा लगेगा कि उसने कंट्रोल किया खुद से जाके, लाइक अंदर पॉटी करके आया, यूरिन करके आया विदाउट मेकिंग द क्लोथ्स वेट. तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, प्लेजर फील होगा कि उसने उसने बॉडी पर कंट्रोल हासिल कर लिया है. इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस. उससे उसको कैसा फील होगा कि उसने कुछ अचीव कर लिया है. नाउ द चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, उसको ऐसा फील होना स्टार्ट होगा. The conflict of this stage is between those demands from the society and the parents and the sensation of pleasure associated with the errors. अभी कॉन्फ्लिक्ट, इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि पेरेंट्स की एंड सोसाइटी की डिमांड्स है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पेशेंट को प्लेजर फील हो रहा है रिलेटेड टू एरर्स. सो इसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. The child begins to gain a sense of control over instinctive drives and learns to delay immediate gratification to gain a future goal. Now इसमें अभी ईगो अभी डेवलप हो गया है. चाइल्ड अभी सेंस ऑफ कंट्रोल उसमें डेवलप हुई है कि आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग. वो अभी डिले भी एक्सेप्ट कर सकता है. लाइक पहले क्या था, उसको भूख लगी तो तुरंत खाना देना ही पड़ेगा. नाउ द चाइल्ड कैन वेट कि उसको भूख लगी है, सो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन उसको नहीं चाहिए, इमीडिएट प्लेजर नहीं चाहिए. दे विल वेट टू गेन द फ्यूचर गोल. अभी थोड़ी देर वेट करेंगे तो अच्छा कुछ मिलेगा. सो नाउ दे कैन वेट. अंडरस्टूड अबाउट एनल स्टेज? यस. Yes. हाँ. Next is phallic stage. Phallic stage is for 3 to 6 years. The child experiences pleasurable and conflicting feelings as associated with genital organs. Yes. Now आपने देखा होगा कि 3 to 6 years में जो child होते हैं, like they are so curious about the genital organs. They are not aware what is this and what happens with this. So there is a pleasurable and conflicting feelings with the genital organs. The pleasure of masturbation and the fantasy life of children sets the stage for Oedipus complex. आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो frequently they are touching their genitals, not in a wrong way but they keep on touching because they want to explore this. उनको अभी पता चला है कि this is something different. So to explore, to get oriented, उनको जानने की क्यूरियोसिटी होती है. दैट्स व्हाई दे आर फ्रीक्वेंटली टचिंग देयर जेनिटल्स. और उनकी फैंटेसी लाइफ होती है, लाइक ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है. ओडिपस कॉम्प्लेक्स मींस सिंपली ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन. आपने देखा होगा कि जो ये इतनी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, सो फॉर अ फीमेल चाइल्ड उसको उसके पापा ज्यादा पसंद होंगे, फादर पसंद होंगे, एंड मेल चाइल्ड होगा दैट इज मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स हिज मदर. Understood? So that is the Oedipus complex. Oedipus complex is for male and female के लिए there is a different name कि जो father पर attract होती है. So उसमें opposite gender attraction होना start हो जाएगा. आपने देखा भी होगा कि फीमेल जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे, उनको उनके पापा ज्यादा पसंद होते हैं एंड मेल को मदर ज्यादा पसंद होती है. सो ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है इन द phallic stage. The child's unconscious sexual attraction to the
to and wish to possess the parent of the opposite sex, the hostility and desires to remove the parent of the same sex, and the subsequent guilt about these wishes constitutes the conflict द चाइल्ड फेसिस यस जैसे मैंने बोला कि अनकॉन्शियसली चाइल्ड जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है कि आई डोंट वांट आई डोंट फॉर एग्जांपल मेल चाइल्ड ऐसे जानबूझकर नहीं कर रहा है कि आई डोंट लाइक माय मदर फादर एंड आई लाइक माय मदर वो अनकॉन्शियसली सेक्सुअल अट्रैक्शन होता ही है ये स्टेज में दिस इज कॉमन दिस इज फेलिक स्टेज इज रिलेटेड टू जेनिटल ऑर्गन स्टेज वो जेनिटल्स को फ्रीक्वेंटली टच करेंगे ऑपोजिट जेंडर पर वो उनको ज्यादा अट्रैक्शन होगा एंड जो सेम जेंडर वाले हैं उनको वो अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे लाइक दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू आइडेंटिफाई विद द पेरेंट्स ऑफ अ सेम सेक्स ये कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर धीरे धीरे जैसे चाइल्ड ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा ना उनके लिए दोनों सेम है अभी ऐसा नहीं है कि आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल एंड आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल ऐसा नहीं है अभी दोनों सेम सेक्स में भी वो जो चाइल्ड है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फीमेल कैन अट्रैक्ट टू फीमेल ऑल्सो अभी ऐसा नहीं होगा जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा The emergence of superego is the solution to and result of this intense impulses. Yes. Now phallic stage में अभी superego आना start हो जाएगा. Now patient knows कि I cannot do this, I cannot do that, this is wrong, this is right. So अभी super ego आना start हो जाएगा. पेशेंट को खुद से नहीं पता चलेगा कि व्हाट आर गुड थिंग एंड बैड थिंग बट दे आर अवेयर बाय देयर पेरेंट्स पेरेंट्स बोल रहे हैं कि दिस इज गुड दिस इज बैड सो नाउ उनको अभी पता है नाउ सुपर ईगो अंदर आ गया है नेक्स्ट इज लेटेंसी स्टेज दैट इज फ्रॉम 6 to 12 years the latency stage is a tapering of conscious biological and sexual urges now the child is moving towards adolescence सो उसमें क्या होगा धीरे धीरे बायोलॉजिकल एंड सेक्सुअल अर्जिस जो है उसमें टेपरिंग ऑफ होना स्टार्ट हो गया था फैलिक स्टेज में क्या था क्यूरियोसिटी की वजह से वो फ्रीक्वेंटली जेनिटल ऑर्गन्स पर लाइक टच कर रहे थे दे वांट टू नो कि व्हाई ऑल दिस थिंग्स बट नाउ धीरे धीरे वो जो सेक्सुअल अर्जिस है और जो बायोलॉजिकल कॉन्शियस है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी टेपरिंग ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा The sexual impulses are channeled and elevated into more culturally accepted level of activities such as intellectual pursuits and social communications. Now sexual impulses सारी बंद हो गई है और उसकी जगह क्या elevate हुआ है culturally accepted level of activity like in अभी चाइल्ड को इंटेलिजेंट बनाना है सोशल कम्युनिकेशन कैसा है उस पर ज्यादा फोकस करेगा नॉट ऑन द सेक्सुअल इम्पल्सिस growth of ego functions and the ability to care about and relate to others outside the home is the task of this stage of development now ईगो का ग्रोथ होगा एंड पर्सन नोस कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं द पर्सन विल थिंक ईगो इज बेसिकली ऑल दैट थिंग सो पेशेंट अभी दूसरों की लाइक द एबिलिटी टू केयर अबाउट एंड रिलेट टू अदर्स दूसरों को कैसे केयर करना है दूसरों के साथ रिलेट कैसे करना है आउटसाइड द होम दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है क्या करना है वो अभी पेशेंट को पता चलेगा Now last is genital stage that is 12 years and beyond 12 years के बाद का that is puberty हम adolescent कह देते हैं वो भी कहेंगे the genital stage emerges at the adolescent with the onset of puberty with when the genital organs mature genital stage में क्या होगा now puberty आना start हो जाएगा and genital organs जो है वो सारे mature होना start हो जाएंगे अभी तक वो mature नहीं थे the individuals gain gratification from their own body अभी जो एडोलेसेंट पीरियड है उसमें क्या होगा जो इंडिविजुअल है उसको खुद को ही प्लेजर मिलेगा उसकी खुद की बॉडी से उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस की वजह से उसको प्लेजर फील होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल्स डेवलप सेटिस्फाइंग सेक्सुअल एंड इमोशनल रिलेशनशिप यस 12 इयर्स से बाद का जो सारा फेज है बियॉन्ड तक पूरा तो ये स्टेज में क्या होगा पेशेंट को अभी सेटिस्फाइड सेक्सुअल एंड इमोशनल रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं वो डेवलप करेगा दूसरों के साथ द इंडिविजुअल प्लान्स लाइफ गोल्स एंड गेन्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी वो सारे लाइफ के गोल्स एस्टेब्लिश करेगा कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे इसके साथ मैरिज करना है आई वांट टू सेटल माय लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स लाइफ के गोल्स वो सेट करेगा प्लान करेगा एंड उसको पर्सनल आइडेंटिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस होगी कि यस
मेरी पहचान क्या है, व्हाट आई वांट टू डू विथ माय लाइफ, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, सो उसको पर्सनल आइडेंटिटी की स्ट्रेंथ होगी. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टेजेस. ओरल स्टेज में सिंपली क्या होता है, द पर्सन इज वर्किंग ऑन ईड, जो चाइल्ड है वो ईड पर वर्क करता है, एंड वो ओरल पर ज्यादा फोकस करेगा. उसमें ऐसा याद रख सकते हो आप कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल भूख लगी तो तुरंत उसको खाना चाहिए. तो दैट इज ओरल स्टेज. एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग याद रखना है कि आप टॉयलेट ट्रेनिंग करते हो तो उससे उससे बच्चे को अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ, आई कैन कंट्रोल ऑन माय नीड्स एंड अर्जिस. सो अभी पेशेंट को भूख लगेगी या कुछ भी होगा तो पेशेंट, वो चाइल्ड है, बच्चा है, वो कंट्रोल कर सकता है खुद पर. फैलिक स्टेज में क्या होगा, फैलिक स्टेज में जेनिटल एक्सप्लोरेशन होगा. पर्सन को प्लेजर फील होगा, जेनिटल ऑर्गन्स को लाइक उनको क्यूरियोसिटी है ऐसे स्टेज में. तो फ्रीक्वेंटली जेनिटल ऑर्गन्स टच करते रहेंगे एंड दे वांट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. और उनको ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा. व्हाट इज दैट, तो ऑपोजिट जेंडर जो अट्रैक्शन होती है, दैट इज जो चाइल्ड में होती है. जो मेल चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड मदर एंड फीमेल चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड फादर्स मोर. जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा ऐसा चला जाएगा. नाउ इट इज सेम, दोनों जेंडर के सेम है. लेटेंसी स्टेज में क्या होगा, जो अभी जो फैलिक स्टेज में क्या थी, जो जेनिटल ऑर्गन्स में क्यूरियोसिटी थी ना, वो अभी कम हो गई है. अभी चाइल्ड की सेक्सुअल अर्जीज और सब बायोलॉजिकल जो कॉन्शियस है वो सब कम हो गया है. नाउ चाइल्ड किस पर फोकस करेगा, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स पर, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स की, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, वो सब उस पर फोकस करेगा. नाउ द पर्सन विल नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट जेनिटल ऑर्गन्स और सेक्सुअल अर्जीज के बारे में कुछ भी नहीं है. नाउ जेनिटल स्टेज में क्या होगा, प्यूबर्टी स्टार्ट होगी और जेनिटल ऑर्गन्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो बॉडी में चेंजेस होंगे, उसकी वजह से चाइल्ड को अच्छा फील होगा, प्लेजर फील होगा. अभी चाइल्ड क्या है, अभी नाउ द चाइल्ड वांट्स टू बिल्ड हेल्दी सेक्सुअल एंड इमोशनल रिलेशंस विद अदर्स. उनको अभी वो रिलेशंस बनाने हैं एंड लाइफ गोल वो सेट करेंगे, प्लान करेंगे. एंड उससे अभी ये स्टेज में, जेनिटल स्टेज में, चाइल्ड को एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड अबाउट द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी? Yes, ma'am. या यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू आल्सो राइट दिस कि ओरल स्टेज में क्या है. आप अपने वर्ड्स में कुछ भी आप लिख सकते हो, जो आपको अंडरस्टैंड हुआ वो आप लिख सकते हो. सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ टुडेस क्लास. आज हमने देखा मोरल डेवलपमेंट थियरी गिवन बाय लॉरेंस कोड. yes, Lawrence Kohlberg. So moral development क्या है, so in short what is right and wrong वो accept करना, that is moral development. उसमें हमने उसके levels देखे, कितने levels थे basically, there are mainly 3 लेवल. 3 level, level 1, level 2, level 3. level 1 that is pre-conventional morality. उसमें क्या होगा, चाइल्ड डज नॉट हैव एनी मोरल्स. उसको अभी पता ही नहीं है क्या रॉन्ग है क्या राइट है, वो सिर्फ कमांड्स फॉलो कर रहा है. पनिशमेंट मिली उसका मतलब रॉन्ग है, रिवॉर्ड मिला उसका मतलब राइट है, उसको नहीं पता कि ये इज राइट और रॉन्ग. दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. उसमें स्टेज 0, 1 एंड 2 था. स्टेज 0 में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आप उसको ओबे भी नहीं करवा सकते. स्टेज 1 में पनिशमेंट देकर, वो चाइल्ड जो होगा उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए. सो उसकी वजह से क्या करेगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पेरेंट्स की फॉलो करेगा जस्ट टू अवॉइड द पनिशमेंट. उसको पता नहीं है कि ये राइट है और रॉन्ग है, बस पनिशमेंट ना मिले उसकी वजह से वो फॉलो कर रहा है. लेवल 2 में क्या है, रिवॉर्ड्स. एक्सचेंज में क्या मिलेगा. नाउ चाइल्ड, अगर वो रूल्स आपने बोले कि यू हैव टू डू दिस, तो चाइल्ड बोलेगा कि हाँ आई विल, पर मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न, मुझे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, तभी वो फॉलो करेगा. Level 2 that is conventional morality. Conventional morality means मोरालिटी Yeah, टीच करवा. हाँ, ना उसमें डेवलपमेंट हो गई है, उसको अभी पता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. बट वो राइट एंड रॉन्ग क्यों यूज करता है, उसको पता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, पर वो एवरीथिंग एवरी टाइम राइट थिंग क्यों करेगा, टू प्लीज अदर्स. नाउ द चाइल्ड वांट्स टू बी अ गुड गर्ल एंड गुड बॉय. पहले उसको पता ही नहीं था कि ये राइट एंड रॉन्ग है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के लिए वो फॉलो करते थे रूल्स. नाउ दे नो कि दिस आर द रूल्स सेट बाय द सोसाइटी एंड पेरेंट्स, but I have to follow the good rules because I want to be a good boy and good girl. So level 2 is now they have developed the morality. उसमें morality develop हो गई है. उसमें stage 3 में क्या था,
दूसरों को प्लीज करने के लिए, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए वो रूल्स फॉलो करेंगे, एंड स्पेसिफिकली द पेरेंट्स। स्टेज 4 में क्या है, सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं कि दिस आर द रूल्स एवरीवन हैज टू फॉलो, तो सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे, और गुड गर्ल और गुड बॉय बनने के लिए वो सोसाइटी के भी रूल्स फॉलो करेंगे। लेवल 3 दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। व्हाट इज दैट? એમાં પેશન્ટ કેવું કે પોતાના મોરલ ડેવલપ થશે તો સોસાયટીના નોર્મ્સ કદાચ રોંગ હશે તો બી અપોઝ કરશે. हाँ यस, उसके मोरलिस्टिक तो ऑलरेडी कॉन्वेंशनल स्टेज में डेवलप हो गई थी, बट उसके मोरल्स अभी खुद से डेवलप होंगे। अभी वो सोसाइटी के पेरेंट्स के रूल्स फॉलो नहीं करेगा। नाउ पर्सन कैन थिंक ऑन हिज ओन कि व्हाट इज राइट। सोसाइटी ने बोला है कि ये रॉन्ग है, बट उसको लगता है कि नहीं ये रॉन्ग नहीं है, सो वो अपोज करेगा। नाउ पर्सन विल थिंक ऑन हिज और हर ओन सेल्फ कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, एंड वो फॉलो करेगा। सो दिस आर द डिफरेंट स्टेजेस। फिर हमने साइकोसेक्सुअल थियरी, डेवलपमेंट थियरी देखी, गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। सो उसकी जो थियरी है उसमें 4 कंपोनेंट्स है, लेवल ऑफ अवेयरनेस, id ego super ego, that is agencies of mind, concept of anxiety and defense mechanism, and psychosexual stages. So what is level of awareness? So there are 3 level of awareness: unconscious, pre-conscious and conscious. Unconscious means ऐसा state जो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर है, you are not aware कि you have that thoughts and memories and feelings, जो आपको लाइक वो पता ही नहीं है कि आपके अंदर है, और उसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, या पेशेंट को अंदर अनकॉन्शियस स्टेट में है वो अगर अचानक से प्रीमेच्योरली कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगी तो पेशेंट एंशियस हो जाएगा। पेशेंट इज नॉट अवेयर कि उसके पास ऐसे फीलिंग्स और थॉट्स है जो ऑलरेडी रिप्रेस हो गई है ऑटोमेटिकली, और पेशेंट को वो याद नहीं है, दे कैन नॉट, इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस में क्या होगा, जो सारी इंफॉर्मेशन फीलिंग्स और वो सब है वो रिकॉल की जा सकती है, दिमाग में है, और पेशेंट को भी पता है कि हाँ मेरे पास है ये इंफॉर्मेशन, जब भी उसको नीड होगी, जरूरत होगी, सो वो रिकॉल कर सकता है। अगर कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हो गए सो वो जानबूझकर उसको रिप्रेस भी करेगा कि आई डोंट वांट टू रिकॉल दिस। उसको पता है कि उसके पास है ये एक्सपीरियंसेस, बट वो जानबूझकर उसको अवॉइड करेगा, रिप्रेस करेगा। so that is pre-conscious and conscious level of awareness means जब भी वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, whenever there is a need वो तुरंत वो एक्सपीरियंसेस और सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टोर हो गया है, इट इज कम्प्लीटली इन अवेलेबल फॉर्म, इमीडिएटली वो अवेलेबल हो सकती है इंफॉर्मेशन। सो पर्सन हैज अ कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ऑन दैट ऑल इंफॉर्मेशन। फिर हमने ईड ईगो एंड सुपर ईगो देखा था। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ईड ईगो सुपर ईगो पर्सनालिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, एंड तीनों एक साथ एज अ टीम वर्क करेंगे, और उसका लीडर कौन है? ईगो। ईगो मैनेजेस ईड एंड सुपर ईगो। सो व्हाट इज ईड? ईड की कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? પ્લીઝ प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। यस। सो कैसे, अब क्या कैसे याद रखोगे? पेशेंट विल नॉट थिंक या चाइल्ड विल नॉट थिंक कि ऐसा करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर मैं ऐसा बिहेव करूंगा या ऐसा कुछ भी करूंगा तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसा सोचेगा ही नहीं। बस तुरंत इमीडिएटली वो रिएक्ट ही कर देगा, जो भी चीज होगी, जैसी भी चीज होगी वो इमीडिएट रिएक्ट कर देगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ईगो। मीन्स ईगो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? reality. रियलिटी प्रिंसिपल पर। सो रियलिटी प्रिंसिपल पर अभी वो चाइल्ड या जो भी पर्सन है उसको पता है कि अगर ऐसा करूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। उसको अभी रियलिटी पता है एक्सटर्नल वर्ल्ड की कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले वो सोचेगा कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। तो दैट इज ईगो। एंड सुपर ईगो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? सुपर ईगो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? moral. मोरालिटी प्रिंसिपल। यस। नाउ उसने कर दिया, सो वो 2 बार सोचेगा कि मैंने जो किया है वो राइट किया है या रॉन्ग किया है। अगर रॉन्ग किया है सो देयर विल बी Guilt. गिल्ट होगा, और राइट किया है सो दैट इज नो प्रॉब्लम। यस। सो ईड में वो सोचेगा ही नहीं, सोचे बगैर ही डायरेक्ट एक्शन ले लेगा। ईगो में वो एक बार सोचेगा कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। सुपर ईगो में कर लिया है, नाउ वो सोचेगा कि मैंने जो किया है वो राइट किया है या रॉन्ग किया है।
So it works on morality principle. Understood? Yes, ma'am. Yes. Next is anxiety and defense mechanism. Every person uses defense mechanism to fight the anxiety. सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनकॉन्शियस लेवल पर वर्क करते हैं. पर्सन को पता भी नहीं होगा कि व्हेन यू आर यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म. देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो आप जानबूझकर करते हो, दैट इज Suppression. सप्रेशन वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जो हम जानबूझकर जो बुरे एक्सपीरियंसेस है वो दबा देते हैं, दैट इज द सप्रेशन. सो दैट इज ओनली डन बाय द कॉन्शियस लेवल. बाकी आपको भी नहीं पता होगा कि व्हेन यू आर यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म रेगुलर डेली बेसिस लाइफ पर आप यूज करते हो. सो डिफेंस मैकेनिज्म के बगैर तो कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता. हाँ, बट कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म, हर बात पर डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना और बहुत एक्सट्रीमली यूज करना, तो उससे एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा पेशेंट और उसका ग्रोथ भी नहीं होगा. फिर हमने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज देखे थे. उसमें फर्स्ट ओरल स्टेज देखा था फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर. तो इसमें पेशेंट ईड पर वर्क करता है एंड ओरल उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स चाहिए, मतलब चाहिए. पर्सन कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग, उसको अभी चाहिए मतलब चाहिए. एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग पर वर्क करेगा. जैसे जैसे आप पेशेंट बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दोगे उसको अच्छा फील होगा, उसको लगेगा कि हाँ नाउ आई मेरे बॉडी नीड्स पर मैंने कंट्रोल हासिल कर लिया है. नाउ पेशेंट कैन वेट कि उसको अभी जो चाहिए सो वो वेट कर पाएगा कि हाँ 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा. नाउ पेशेंट कैन वेट, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा. फेलिक स्टेज में क्या होगा, उसको अभी क्यूरियोसिटी है और जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में उसको जानना है, लाइक प्लेजर एक्सपीरियंस करता है. सो फ्रीक्वेंटली वो जेनिटल ऑर्गन्स टच करता रहेगा, फैंटेसी लाइफ में होगा और उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है बच्चों में. तो क्या होगा, ऑपोजिट सेक्स वाले जो बच्चे होते हैं वो ऑपोजिट पेरेंट्स पर अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे वो कम भी हो जाता है. जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा जब, तो वो दोनों सेम सेक्स पेरेंट्स पर भी अच्छे से वो अटैच हो जाएंगे. फिर लेटेंसी फेज में क्या होगा, सेक्सुअल अर्जी सब कैसी होगी, डाउन हो जाएगी. नाउ चाइल्ड किस पर फोकस करेगा, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स पर, सोशल कम्युनिकेशन, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, दूसरों लोगों के साथ कैसे बात करनी है, क्या करना है, उस पर ज्यादा फोकस करेगा एंड उस पर वो कम्प्लीटली एक्शंस लेगा. जेनिटल स्टेज में क्या होगा, नाउ जेनिटल ऑर्गन सारे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाएगी और उसको ओन बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें उसको प्लेजर फील होगा, उसको अच्छा फील होगा. एंड जो भी पर्सन है उसको अभी हेल्दी सेक्सुअल एंड इमोशनल रिलेशनशिप्स भी डेवलप करने हैं दूसरों लोगों के साथ. उसके लाइफ के वो गोल्स सेट करेगा, उसको एक सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी भी अच्छी डेवलप हो जाएगी. सो दिस हैपेंस इन द जेनिटल स्टेज. अंडरस्टूड अबाउट द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? Yes, ma'am. Okay, so this is the end of chapter. You have to remember there are mainly 4 theories. First theory is Psychosocial. एरिक एरिक्सन्स किस कौन सी थियरी दी, Psychosocial. साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरी. फिर दूसरी थियरी क्या थी, जीन पिगेट John Development. Development. किसने दी वो थियरी, John Piaget. यस जॉन पियाजेस ने दी. फिर थर्ड थियरी क्या थी, Moral development. मोरल डेवलपमेंट किसने दी, लॉरेंस Lawrence. यस. Goldberg. फोर्थ थियरी क्या थी, Psychosexual. Psychosexual. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी किसने दी, Sigmund Freud. Sigmund Sigmund Freud. Freud. Yes, so you have to remember this theory. Any doubt in this? No, ma'am. Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Okay, Thank you, ma'am. thank you. Mhm.